इन्वेंट्री मैनेजमेंट मॉड्यूल में आपके जितने भी एसेट्स जो आपने परचेज किए हुए हैं उसकी इन्वेंट्री, वो पूरा इन्वेंट्री आप कैसे मैनेज करेंगे। और डिपार्टमेंट, अगर साथ में डिपार्टमेंट मैनेज करना चाहे डिपार्टमेंट भी अपनी एंट्री कर सकता है। ठीक है, स्टॉक को इशू करना, एम्प्लॉय के थ्रू इंडेंट रिक्वेस्ट रेज करना, एम्प्लॉय का इशू वाउचर, डिमांड वाउचर, ये सारे फीचर्स इसमें है। साथ में अप्रूवल हायरार्की, ये सब भी फीचर्स मॉड्यूल में है। साथ में इस मॉड्यूल को और भी इनहेंस किया जा रहा है समर टीम के द्वारा। इनहेंसमेंट में जो पार्ट है वो प्रोक्योरमेंट का पार्ट है, और साथ में उसमें एसेट्स का जो और इवेल्युएशन, डिप्रिसिएशन और बाकी चीजें हैं वो फीचर भी इनबिल्ट हो रहा है। उस जो प्रोक्योरमेंट पार्ट है, प्रोक्योरमेंट एंड अप्रूवल जो आप इस तरफ देख रहे हैं वो अभी हमारे डेमो पोर्टल पे आया है जो कि अभी टेस्टिंग पेज में है। फुली बहुत ही जल्दी ये भी जो पीआर क्रिएशन एंड अप्रूवल पार्ट है ये आपको आपके पोर्टल पे इनबिल्ट होगा। फिलहाल के लिए हमारे पास इन्वेंट्री का पूरा प्रोसेस है जिसमें हम स्टॉक परचेज होने के बाद कैसे उसकी इन्वेंट्री ऐड कर सके, कैसे उसके डिटेल ऐड करें, और डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड करना या पर्टिकुलर पर्सन को इशू करना या फिर एम्प्लॉय के द्वारा इंडेंट रिक्वेस्ट रेज करना, ये चीजों को हम देखेंगे इसमें। ठीक है। तो मॉड्यूल स्टार्ट करने से पहले कुछ कॉन्फ़िगरेशन करना होता है और साथ में वेंडर्स की डिटेल ऐड करनी होती है जिससे स्टॉक आपने परचेज किया हुआ है। तो ये डैशबोर्ड डिस्क्रिप्शन है। डैशबोर्ड डिस्क्रिप्शन में जो एडमिन है, सर हम लोग जो हमारे स्टोर। जो अगर कोई एक्सक्यूज जी सर जी अगर सर, मान लीजिए बताइए। कोई क्यूरी होती है बीच में, तो आपको बीच में हाँ हाँ इंटरप्ट करके पूछेंगे या फिर हम हाँ लोग हाँ हाँ क्यूरी हाँ। लिखते रहे? नहीं नहीं, नहीं नहीं नहीं, पूछ सकते हैं, पूछ सकते हैं। हाँ, मान बोलिए। लीजिए हमारा जो एग्जिस्टिंग स्टॉक है सर, उसमें तो हमें हम्म। वेंडर्स के नाम भी नहीं पता है बहुत सारे स्टॉक के। तो मान लीजिए जो जो यूनिवर्सिटी जिसने बनाया है एयरपोर्ट अथॉरिटी ने, उसने बहुत जी सारा जी। स्टॉक खरीदा है, हमें तो केवल वो रनिंग बिल के थ्रू दे दिया है उसने, तो सर एज कोई ए नहीं आप। प्रोजेक्ट दिया है। जी जी, मैं समझ सकता हूँ। ऐसे ऐसी सिचुएशंस में बहुत सारी यूनिवर्सिटी जो वेंडर्स हैं वो यूनिवर्सिटी को बना सकते हैं, इंस्टीट्यूशन को बना सकते हैं, या फिर एक कॉमन वेंडर बना सकते हैं अदर नाम से। ठीक है। और उसमें डिटेल ऐड करने के बाद उसी डिटेल में सारा जो इस तरह के आइटम है वो अपलोड कर सकते हैं या ऐड कर सकते हैं। ठीक है सर। ठीक है। अगर आप कोशिश करें, अगर आपको डेटा मिल जाता है एनी हाउ, देन आप कोशिश करें कि वेंडर्स के नाम से ऐड करें। अदरवाइज देयर इज ए वन ऑप्शन कि आप एक दैट इज कोई वेंडर्स बनाए कॉमन वेंडर यूनिवर्सिटी के नाम से और उसमें सारा डेटा ऐड करें। राइट सर। ठीक है ठीक सर, है सर। एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री है उसके लिए। हाँ हाँ। ओके। ठीक है। और एक दूसरा आपने कहा सर तो फिक्स एसेट ओनली, ये तो कंज्यूमेबल के लिए भी है ना सॉफ्टवेयर तो? सबके लिए, सब सॉरी सबके लिए, मतलब मैंने कहा कि जो पीआर पार्ट में जो भी चीजें हैं वो आ रही है तो सबके लिए। ओके। ठीक है। तो मैं मॉड्यूल स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले जो प्री रिक्विजिट है उसमें ये वेंडर्स ही था, जो वेंडर्स ऐड करने का प्रोसीजर दिया हुआ कि आपको ऐड वेंडर करके सारे वेंडर्स की डिटेल ऐड करनी है या बल्क अपलोड, एक एक्सेल थ्रू एक्सेल शीट डाउनलोड हो जाएगी, उसके थ्रू वेंडर्स डिटेल आपको ऐड करनी है। ठीक है। वेंडर्स डिटेल ऐड करते समय केयरफुली ऐड करेंगे क्योंकि ये जो वेंडर ऐड होगा वो आगे चल के आप इसी वेंडर्स की डिटेल से आगे आप उसको पेमेंट करेंगे थ्रू बिल ट्रैकिंग मॉड्यूल। तो इसमें वेंडर सेट करते समय पीएफएमएस आईडी अगर उस वेंडर की है तो ठीक है, अदरवाइज आप नो करेंगे। वेंडर्स की डिटेल, वेंडर टाइप और उसका अकाउंट इंफॉर्मेशन, ठीक है, ये आप कर सकते हैं। जीएसटी अवेलेबल है तो यस करिएगा, अदरवाइज नो करेंगे तो कुछ ऑप्शंस हाइड हो जाएंगे। ठीक है। और साथ में अकाउंट डिटेल है तो यस, अदरवाइज नो करके आप इसको भर सकते हैं। बाद में आप इसे अपडेट भी कर सकते हैं अंडर टाइम पे में। ठीक है। तो वेंडर्स की डिटेल सिमिलरली यही फील्ड्स होंगी जो एक्सेल शीट होंगी, बल्क अपलोड, तो ये आपको वेंडर्स ऐड करने होंगे जो भी स्टॉक आप ऐड करने जा रहे हैं। ठीक है। और उसके बाद मॉड्यूल स्टार्ट करने
मॉड्यूल स्टार्ट करने से पहले यूजर रोल के बारे में बता दो। इस मॉड्यूल में जो रोल डिस्क्रिप्शन है उसके बारे में। ठीक है। आईएमएस एडमिन, इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम एडमिन, यानी कि स्टोर एंड परचेज के जो हेड होंगे उनके पास आईएमएस एडमिन रोल होगा। इस रोल पे सारे जो सेटिंग कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि मॉड्यूल हेड के रूप में सारा जो कंट्रोल पार्ट है, चाहे वो एडिशन हो, डिलीशन हो, इनएक्टिव एक्टिव रिपोर्ट पार्ट, कॉन्फ़िगरेशन हो फर्स्ट टाइम, वो सारा आईएमएस एडमिन में होगा। ठीक है। आईएमएस डिपार्टमेंट रोल आप उन अपने बाकी डिपार्टमेंट्स के हेड को दे सकते हैं जो कि स्टॉक मैनेज करते हैं या जो डायरेक्टली प्रोक्योरमेंट करने के बाद स्टॉक रजिस्टर बनाते हैं। तो वो वहां पे वो अपना इस रोल के थ्रू, आईएमएस एडमिन के थ्रू वो स्टॉक ऐड करेंगे। ये सारे रोल आपको, इसके लिए आपको हर पर्सन का एडमिनिस्ट्रेटिव आईडी बनाएंगे, उस पर असाइन करेंगे जिससे कि वो अपना एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क इस पे कर सकेंगे। तो आईएमएस एडमिन एज ए, अगर डिपार्टमेंट ने कुछ ऐड किया तो वो उसे आईएमएस एडमिन को ही दिखेगा। और अगर आईएमएस डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट ने अपना अपना स्टॉक किया तो वो सिर्फ उसे उसे ही दिखेगा। और जैसे कि डैशबोर्ड एक एडमिन को दिख रहा है, वैसे ही हर डिपार्टमेंट को अपना एक डैशबोर्ड दिखेगा। ठीक है। हर डिपार्टमेंट अपना डैशबोर्ड देख सकता है कि कितना स्टॉक ऐड है, सिमिलरली इसी एडमिन की तरह जैसे उसको दिख रहा है। देन आईएमएस यूजर, ये हर एम्प्लॉय को आप देंगे जो कि एम्प्लॉय लॉगिन पे होगा, आईएमएस अंडरस्कोर यूजर रोल, जिससे कि वो इंडेंट रिक्वेस्ट रेज कर सकता है, अपना डिटेल देख सकता है कि उसे क्या क्या इशू हुआ है या क्या क्या रिक्वेस्ट करना है। ठीक है। आईएमएस एडमिन व्यू रोल, ये पर्टिकुलरली आप किसी अथॉरिटी को, ऐसा अथॉरिटी को प्रोवाइड कर सकते हैं जिसमें सिर्फ अ, जिसमें सिर्फ इसको व्यू कर सकते हैं, उसमें कुछ एडिट या ऐड करने का परमिशन नहीं होगा। ठीक है। आप अपने स्टोर में आईएमएस डीलिंग असिस्टेंट रोल प्रोवाइड कर सकते हैं जो कि स्टॉक की एंट्री करते हैं, एंट्री पर्पज से। एडमिन रोल से भी एंट्री होगी, बट एडमिन रोल पर्टिकुलर एडमिन के पास होता है, बट डीलिंग रोल पे कुछ परमिशन रिस्ट्रिक्टेड होती है, जिससे कि सिर्फ स्टॉक ऐड करना, अपडेट करना या फॉरवर्ड करना ही ऑप्शन होगा। ठीक है। आईएमएस इंडेंट डिफॉल्ट अथॉरिटी, वेरीफायर एंड अप्रूवर, ये तीन रोल जब हम अप्रूवल हायरार्की बनाते हैं इंडेंट रिक्वेस्ट रेज और अप्रूवल के बीच में, उस टाइम ये रिक्वायरमेंट होती है। तो फर्स्ट टाइम अगर आपको मॉड्यूल स्टार्ट करना है तो आईएमएस एडमिन के थ्रू ही कॉन्फ़िगरेशन करके हम स्टार्ट कर सकते हैं। एक चीज मुझे भी जाननी है सर, क्या आपके यहाँ जो स्टॉक मैनेजमेंट है डिपार्टमेंट वाइज हो रहा है या सेंट्रलाइज हो रहा है? सर फिलहाल अभी सेंट्रलाइज हो रहा है, लेकिन हम लोग जो प्लान कर रहे थे वो ऐसे कर रहे थे कि हर डिपार्टमेंट अपनी इन्वेंट्री डालेगा और वो एंट्री हमारे पास आएगी वेरिफिकेशन के लिए, एंड देन इट विल बी पार्ट ऑफ द सेंट्रल स्टोर। सेंट्रल स्टोर उसे इशू दिखा देगा उसी डिपार्टमेंट को। तो लोकेशन उनकी रहेगी और रिकॉर्ड्स हमारे पास रहेंगे, लेकिन ऐसा तो सिस्टम है नहीं इसके अंदर। हाँ नहीं, इसमें सिस्टम है, बट जैसा क्या है कि एंट्री वो करें अप्रूवल ये करें ये नहीं है। अगर आप एंट्री करते हैं और आप उन्हें फॉरवर्ड करते हैं तो ये दिखाएगा कि एंट्री आपके यहाँ से हुई है और फॉरवर्डिंग वहां से हुई है। ठीक है सर। तो फॉरवर्डिंग का मतलब क्या है कि केवल डेटा एंट्री इस डेटा फॉरवर्ड हुआ है? जैसे मान लीजिए कि या आपने एक बिल पे 10 लैपटॉप परचेज किया, ठीक है, और आपने सेंट्रल एज ए सेंट्रल स्टोर से आपने स्टॉक को ऐड कर दिया और उसे कंप्यूटर डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड कर दिया। तो जो स्टॉक दिखाएगा वो स्टॉक दिखाएगा कंप्यूटर डिपार्टमेंट के मतलब लॉगिन पे दिखाएगा, और उसे आगे भी वो इशू कर सकते हैं स्टॉक को, जिस पर्टिकुलर एम्प्लॉय को इशू करना है, या फिर वो अगर पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को इशू है तो वहीं पे स्टॉक रहेगा। ये है। और अगर डिपार्टमेंट ने ऐड किया तो डिपार्टमेंट ऐड तो कर सकता है। ऐड करने के बाद उसे एडमिन चेक कर सकता है कि ये ऐड है कि नहीं, रिकॉर्ड ऐड है कि नहीं। मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा हूँ। अच्छा अच्छा। नहीं, जैसे अगर डिपार्टमेंट ने अपना स्टॉक परचेज किया और वो अपने लॉगिन पे ऐड किया, ठीक है, तो उसने हाँ ये स्टॉक परचेज किया हुआ है और उसने ऐड कर लिया। ठीक है। समझ गया, हाँ। ये स्टॉक ऐड किए हुए स्टॉक को अप्रूव करने की जरूरत नहीं होती है, वो एडमिन लॉगिन पे एज इट इज दिखती है कि पर्टिकुलर डिपार्टमेंट ने ये इतने स्टॉक ऐड किए हुए हैं।
इसमें अप्रूव ठीक है। अभी नहीं होता। लेकिन अगर एडमिन ने ऐड किया कोई स्टॉक, क्या हम्म। पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए कोई स्टॉक एडमिन ने ऐड किया, तो उसे उस डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड करना होगा स्टॉक को। ओके, फॉरवर्ड मतलब ट्रांसफर। ट्रांसफर, सॉरी, हाँ, फॉरवर्ड मतलब ट्रांसफर। उसे ट्रांसफर कर सकते हैं, वो पूरा एक दिखेगा, हिस्ट्री दिखेगी कि ऐड कहाँ से हुआ है, ट्रांसफर कब हुआ है, किसे हुआ है। और वो अगर आपने स्टॉक ट्रांसफर किया हुआ है, अगर आपने स्टॉक ट्रांसफर किया हुआ है, तो वो स्टॉक को फर्दर इशू करने का ऑप्शन रहेगा डिपार्टमेंट के पास। ओके, अच्छा, जिस देर आर टू जिस वो जिस है ना, जिस एक जिस इशू डिपार्टमेंट को ट्रांसफर कर दिया है उसको हमको नोटिफाइड होगा। जी जी। तो वो फिर बाद में ऐसा तो होना नहीं चाहिए, मतलब वो तो वापस सेंट्रल स्टोर में आना चाहिए और सेंट्रल स्टोर से फिर कहीं ट्रांसफर होना चाहिए। नहीं, मैं बता रहा हूँ, इसमें दो हम्म। सिनेरियो है। इशू करने का ऑप्शन है, एक ट्रांसफर करने का ऑप्शन है। ट्रांसफर अगर हाँ कीजिएगा, ये वाले को ऑप्शन होगा कि वो इशू कर सकें। अगर आप इशू हाँ कीजिएगा तो ऑप्शन किसी के नहीं। ओके, तो इशू कर दें हम। देर आर टू थिंग्स। तो हाँ, सर अगर हमारे आपने यहाँ इशू कर दिए तो। हाँ, हमारे यहाँ सर दो दो डिपार्टमेंट हैं फिलहाल जो हम्म स्टोर मेंटेन कर, मतलब स्टॉक मेंटेन कर रहे हैं। वो एक है आईटी, जो आईटी हम्म इक्विपमेंट एंड पेरिफेरल्स का स्टॉक मेंटेन करता है, और दूसरा है स्टोर एंड हम्म परचेस, जो अदर देन हम्म आईटी एंड इक्विपमेंट करता है। हम्म, ठीक है, कोई नहीं सर। तो आप उनको लेकिन पर्टिकुलर आईएमएस हाँ, डिपार्टमेंट लॉगिन दे सकते हैं और वो अपना अपना स्टॉक ऐड करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, लेकिन अभी यही जो स्टॉक ऐड करेंगे उनके पास ही राइट होगा पेमेंट का भी, आप बोल रहे हैं? नहीं, पेमेंट का नहीं, पेमेंट का इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। तो पेमेंट तो होने के बाद स्टॉक आया हुआ है, उसका फिर मैनेजमेंट की बात हो रही। ठीक है, तो हमारे यहाँ दो डिपार्टमेंट है सर। एक आईटी है जो आईटी रिलेटेड इक्विपमेंट्स के लिए है, और स्टोर है जो अदर देन आईटी इक्विपमेंट्स है। हाँ, बाद में हम ये इशू है कर देंगे, ये। हमारे यहाँ एंट्री करके इशू करेंगे, ऐसा ही होता है हाँ ना? हाँ, यस सर। इशू कर सकते हैं और ट्रांसफर कर सकते हैं। ट्रांसफर के केस में स्टॉक को फर्दर इशू किया जा सकता है। नहीं, इशू किए इशू हुए करेंगे हम। स्टॉक को आईटी फॉर्म तो स्टोर के पास ही आएगा ना। जब पेमेंट न्यू परचेज पेमेंट भी आप लोग प्रोसेस करते हैं उसका तो? मैं सर आगे बताऊं, थोड़ा सा और क्लियर होगा हाँ, पिक्चर। प्लीज, वी विल कंटिन्यू लेटर ऑन सर, प्लीज हाँ हाँ। कंटिन्यू। देन फर्दर सेटिंग में जाकर के कुछ सेटिंग्स करनी है। स्टार्टिंग के 3-4 मॉड्यूल स्टार्ट करने के लिए, हालांकि बहुत सारी सेटिंग्स हैं इसमें, जो बाद में वेरीफाई हो जाएंगी, चेक हो जाएंगी, बट स्टार्टिंग में कुछ सेटिंग्स है जो करनी होती है मॉड्यूल स्टार्ट करने के लिए। जैसे स्टोर वेयर हाउस ऐड करना है, ठीक है, जो कि अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अब उसमें आपको क्या करना होगा, ऐड स्टोर पे जाना है, वेयर हाउस का नाम लिखना है। जैसे आपने बोला कि एक तो आपका सेंट्रल है, ठीक है, तो मेन स्टोर का आपने यहाँ पे नाम डाल दिया, ठीक है। और यहाँ आपने यूनिवर्सिटी कैंपस से मैप, क्योंकि ये सबके लिए है, तो आपने इसे यूनिवर्सिटी कैंपस से मैप कर दिया। और ये बिल्डिंग का नाम आपने डाल दिया, ठीक है। अब स्टोर टाइप सेंट्रल या डिपार्टमेंट, ठीक है। तो ये जो सेंट्रल स्टोर बनाएंगे आप, एक तो आपका सेंट्रल स्टोर हो जाएगा, और उसका जो इंचार्ज होगा यहाँ पे आप मैप कर सकते हैं। इंचार्ज कैसे आएगा, वो जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी आए हैं उनका नाम यहाँ पे लिस्ट डिस्प्ले होगा, बस आप यूजर नेम डालेंगे तो वो यहाँ पे दिख जाएंगे। उसके बाद स्टेटस एक्टिव करके इसे सेव कर देंगे, ठीक है। ये तो हो गया आपका सेंट्रल, और ये सेंट्रल सबको दिखेगा, ठीक है। अभी जो आपने एक दूसरी बताया है, उसमें आप एक कंप्यूटर डिपार्टमेंट का बनाएंगे। मान लीजिए कि हमने एक कंप्यूटर डिपार्टमेंट का स्टोर बनाया, ठीक है। और ये किसी बिल्डिंग में है, हमने मान लिया, ठीक है। स्टोर टाइप क्या हो जाएगा, डिपार्टमेंटल, और इनका भी इंचार्ज जो भी होगा आप यहाँ पे ऐड कर देंगे, स्टेटस एक्टिव करके सेव कर देंगे। लेकिन अब आपका कहना होगा, ये होगा कि ये इस कंप्यूटर स्टोर को कोई भी रिक्वेस्ट ऐड कर सके, तो यानी कि इस स्टोर को आपको मैप करना होगा, जो भी आपके अदर डिपार्टमेंट है तो वो उनको भी विजिबल हो जाएगा, यानी कि वो भी एक्सेस, इससे रिक्वेस्ट मांग सकते हैं कंप्यूटर वगैरह की, ठीक है। इस माने आपके जितने भी डिपार्टमेंट मोर देन वन आप यहाँ पे मैप करेंगे। क्योंकि ये डिपार्टमेंटल है, कंप्यूटर डिपार्टमेंट का खुद का स्टोर है, इसलिए इसे मैप करने की जरूरत है। सेंट्रल वाले में तो सब फैसिलिटी है कि सबको दिखे, ठीक है। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं ये सर सेंट्रल वाला सबको दिखेगा, ये दिखेगा नहीं? सर? हाँ, ये जिसको जिसको आप मैप करेंगे उसको उसको दिखेगा।
अच्छा मैं ठीक है? पूरा सबको दिखा इसमें, हाँ? नहीं, वो बोल रहे हैं कि मैप करना पड़ेगा सेंट्रल में, आपको मैप नहीं करना पड़ेगा। 2 सेंट्रल भी हो हाँ, सकता है क्या नहीं 2 सेंट्रल विवेक नहीं जी? होगा सर, एक सेंट्रल होगा और एक सेंट्रल बना करके। मेरी आवाज आ रही सर? हाँ, आ रही है, आ रही है। हेलो? एक और डाउट, हाँ जैसे आप पूछिए। हमने इसको ये ट्रांसफर मैंने किया, तो वो सामने वाले को कंफर्मेशन के लिए कुछ तो होगा ना, उसने एक्सेप्ट किया, कुछ कंफर्म किया, मान लीजिए हम इशू कर दिए किसी वो इंजीनियरिंग तो अभी को। हम आगे आ रहे थे उसमें, धीरे धीरे आगे आते हैं। ठीक है, चलिए आगे। ठीक है, अभी मैं तो आगे आपको सर बताता हूँ, वो सारे फीचर्स हैं हमारा इसमें। हाँ, मतलब फिजिक हमारा तो फिजिकल जो सिस्टम है उसको हमको एक बार आप खाली आपसे कंफर्म करना था। मान लीजिए कोई मशीन आती है हमारे पास, लैब इक्विपमेंट हम्म, आते हैं, हम खरीदते हैं, लेकिन वो लगते हैं जाके लैब में ही। तो आप मतलब पहले सेंट्रल स्टोर में उसे लेंगे और फिर उस लैब को इश्यू दिखा देंगे या ट्रांसफर दिखा देंगे। ट्रांसफर यस। दिखाया तो उस लैब का ही हो गया फिर वो ट्रांसफर दिखाने के बाद है। इशू हो सकता हाँ, है, ट्रांसफर से वो फर्दर किसी और को दे सकता मैं अभी आपको नहीं, सर एक एग्जांपल के साथ दिखा देता हूँ। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है। हाँ, तो ये हमने पहले स्टोर बना लिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे टैक्स की डिटेल जो बिल आती है, परचेज बिल, उस पे जो भी टैक्स की डिटेल होती है, टैक्स वो ऐड करना होता है। जैसे आप यहाँ पे देख लीजिए ऐड कैसे करना है। जैसे मान लीजिए SGST ऐड करना है, सिर्फ यहाँ पे आपको परसेंटेज डालना है, 8 9 10 जो भी परसेंटेज है, स्टेटस एक्टिव। इसी तरीके से सारे आपको एक बार GST ऐड करना है। जैसे यहाँ पे सारे ऐड है ना, IGST CGST। ठीक है, उस यही इस तरीके से आपको ऐड करना। देन ये कैटेगरी और सब कैटेगरी, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कैटेगरी ऐड करना है आपको। कैटेगरी पे क्लिक करें, ऐड कैटेगरी पे जाएं। टाइप ऑफ कैटेगरी फिक्स है, कंज्यूमर नॉट कंज्यूमर। ठीक है, ये दोनों फिक्स है। अब आपको कंज्यूमर की कैटेगरी बनानी है, अगर आपके पास कोड ऑफ कैटेगरी है तो वो लिख सकते हैं, अदरवाइज स्किप कर दे। नेम ऑफ द कैटेगरी आप यहाँ पे मेंशन करें। अब कंज्यूमर का आपको इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम बनाना है, इलेक्ट्रॉनिक बना दे और सेव कर दें। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि इस कैटेगरी का भी सब कैटेगरी है, तो वो आपको यहाँ पे बनानी होगी। इस कैटेगरी का भी सब कैटेगरी है, तो इस कैटेगरी के लिए आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स चूज करना है और यहाँ जाना है, और उसका जो सबसे लास्ट कैटेगरी है, सब कैटेगरी आप डिफाइन करें, वो आप बना सकते हैं। तो कैटेगरी और सब कैटेगरी बनाने का आपके पे है कि आप डायरेक्ट कैटेगरी का नाम लिख रहे हैं, या आप चाहते हैं कि एक कैटेगरी हो, उसके अंदर सब कैटेगरी हो, वो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये सर समझ में आया, कैटेगरी एंड सब कैटेगरी? हेलो? समझ आ गया ना सर? कैटेगरी सब उसको कैटेगरी पूछे सर, मुझे नहीं। आया, कैटेगरी सब कैटेगरी समझ में आ गया? मतलब आइटम का कैटेगरी बेसिकली बोल रहा है, कंज्यूमर नॉन कंज्यूमर। टैक्स वाला बीच में नहीं, क्या है? वो मुझे नहीं आया। एक बार फिर से बता दीजिएगा विवेक जी। टैक्स वाले जीएसटी वाला पार्ट सर, एक बार क्या बीच में जीएसटी हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा? नहीं नहीं, GST नहीं था, वो हमने टैक्स का डिटेल, ये मास्टर ऐड कराया है, कितने कितने परसेंट किस बिल में टैक्स आता है। मान लीजिए आपको यहाँ पे जब आप ये बिल ऐड करेंगे, तो वहां पे होता है ना कि इस बिल पे कितने परसेंट GST लगा, IGST लगा, CGST लगा या टैक्स लगा, तो वो टैक्स का मास्टर हम बना रहे हैं। ठीक है, SGST 9%। ये तो सर अभी अभी जो पोर्टल है, अभी जिसमें हम पेमेंट कर रहे हैं, वो वाला इसमें अपने आप नहीं आता है, वो अलग है। नहीं नहीं, वही है, उसी का एक्सटेंशन। नहीं नहीं, जिस पोर्टल में वो अभी डायरेक्ट आप बिल ट्रैकिंग मॉड्यूल यूज कर रहे हैं सर? बिल ऑलरेडी यूज हो रहा है विवेक जी, बिल ट्रैकिंग हाँ हाँ, तो कम्प्लीटली वहां यूज हो से रहा नहीं है। आता, वहां से नहीं अभी आ रहा, वहां से अभी नहीं आ रहा, बट वो प्रोक्योरमेंट होते के टाइम आ जाएगा। यहाँ एक बार सिर्फ ऐड करना। इसमें तो 4 5 कैटेगरी होते हैं ना, CGST है, IGST है, SGST है, बेसिकली और विवेक विवेक जी, ये उसी का एक्सटेंशन है। जैसे वेंडर भी उसमें जो ऑलरेडी वेंडर उस पर्टिकुलर के लिए जो बिल ट्रैकिंग के लिए ऐड कर रखे हैं, वो भी यहाँ शो करेगा, सेम ही तो है ना, वो कॉमन ही है ना। सब है, इंटरलिंक कभी है। हो जब वो या फिर प्रोक्योरमेंट वाला, हाँ प्रिक्योरमेंट वाला पार्ट आएगा, तो इसमें सारा ऐड होगा सर, क्योंकि उसमें ही आपको बिल ऐड करने की जरूरत नहीं है। आपने बिल का पेमेंट किया है, आपने प्रिक्योरमेंट नंबर डाला और सारा फेच हो जाएगा, फिर ऐड करने की जरूरत नहीं होगी सर। ठीक है, ये जब तक ओके, आप मतलब वो, पर्टिकुलर बिल को फेच करना पड़ेगा rather हाँ than खुद से नहीं, आप ये बोल रहे हैं? हाँ, उसके बाद ऑटोमेटिक आ जाएगा। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, समझ गया, आगे बताइए। ठीक, अब कैटेगरी वाले पे आते हैं। कैटेगरी आप जानते हैं सर, सब कैटेगरी और सब कैटेगरी स्टॉक का बनाना। जैसे टाइप ऑफ कैटेगरी कंज्यूमर है, नॉन कंज्यूमर है, ये तो फिक्स होता है।
अब आप नॉन कंज्यूमर में भी तो कैटेगरी बनाते होंगे अभी तक अपने जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है। आप बता सकते सर कोई एक कैटेगरी जो हम अभी यहाँ सिस्टम में बना दो, जैसे स्टेशनरी कैटेगरी आप बनाते होंगे स्टेशनरी तो कंज्यूमेबल में आ गया। उसी के तो बता रहा हूँ। तो बनाते हैं ना नॉन कंज्यूमर। हाँ कंज्यूमर आप बना लीजिए। तो ये वही मैं बोल रहा हूँ, ये कैटेगरी यहाँ पे सिस्टम में बनाना होगा, बल्क में बना सकते हैं और सिंगल में भी बना सकते हैं। तो इसी तरीके से कंज्यूमर की बनानी है और नॉन कंज्यूमर की भी बनानी है कैटेगरी। ठीक है, आगे बढ़े सर। हाँ हेलो हाँ बिल्कुल। जी। तो ये सब वाला एक एग्जांपल लेके तो हमें एक एग्जांपल देके दोबारा कैटेगरी सब कैटेगरी बता दीजिए, जस्ट एक एग्जांपल बताया ओपन करके। नहीं बता इनको कुछ डाउट है, एक बार दोबारा बता दीजिए। हाँ सब अभी कैटेगरी मैं आप बताता ओपन हूँ, कर दीजिए, आपने काफी सारे ऐड कर रखे हैं, उसी को दिखा दीजिए, पता चल जाएगा। इसीलिए हाँ मैं दिखा रहा हूँ। जैसे हम कैटेगरी बनाए, आप एक कैटेगरी का नाम बताइए, मैं बनाता हूँ फिर। जैसे हम कंज्यूमर या नॉन कंज्यूमर, एक कैटेगरी का नाम बताएं। नॉन कंज्यूमेबल बनाइए, आप क्या बनाते हैं कैटेगरी? नॉन कंज्यूमर में हमने बना फर्नीचर। लिया, ठीक है, फर्नीचर बना लिया, ठीक है। और ये सब आगे। यहाँ पे कोड होगा तो आप डालें, अदरवाइज डालने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी बना हुआ है। मैं यहाँ पे कुछ और भी लिख देता हूँ, ठीक है। ये बन गया आपका नॉन कंज्यूमर में, ये कैटेगरी बन गया। अब हम चलते हैं, अगर आपको रिक्वायरमेंट है, अगर आपको ये रिक्वायरमेंट है कि इसका सब कैटेगरी भी बनाना है तो आप बना सकते हैं, अदरवाइज कैटेगरी पे भी आप स्टॉक ऐड कर सकते हैं। अब मैं सब कैटेगरी में जा रहा हूँ, ऐड सब कैटेगरी। तो जो अभी आपने बनवाया मुझसे, उसी का हम सब कैटेगरी बनाएंगे, फर्नीचर का, ठीक है। फर्नीचर, ये मैंने नाम आरजे लिखा था कि वो पहले से ऐड है, वो सिस्टम ऐड नहीं करने दे रहा था। अब हम इसका सब कैटेगरी बनाए। अब इसका सब कैटेगरी बताएं सर। जैसे चेयर हो गया, मैं ऐसे लिख रहा हूँ। सब कैटेगरी मतलब आइटम नेम है। नहीं वो आप हाँ डिफाइन यस यस यस, देखा जाता है। रिवॉल्विंग चेयर, ठीक है, नॉर्मल चेयर, ऐसे आप अब डाल चेयर सकते तो हैं। नहीं, चेयर के अंदर फिर मल्टीपल टाइप्स ऑफ चेयर होती हैं। सब कैटेगरी तो का भी फिर सब कैटेगरी बन सकता है क्या विवेक जी? नहीं, फिर आपको नहीं, फिर आपको जो जो आपको वो बनवाया है आपने फर्नीचर, वहां पे आपको चेयर बनाना होगा और उसके बाद यहाँ आपको सब कैटेगरी बनाना, ठीक है। अच्छा या अच्छा आप डायरेक्ट यहाँ पे नाम देना, स्टॉक का जो अब आइटम का नेम है वो यहाँ पे सीधे वही सब कैटेगरी में डाल सकते हैं। मतलब दो ही लेवल तक है, एक ऊपर का एक बस उसके बाद वही है। मतलब एक तो हाँ आपका बाय डिफॉल्ट है आपका कंज्यूमर नॉन कंज्यूमर, उसके बाद एक हम डिफाइन कर सकते हैं टाइप है, और उसका एक सब बना सकते हैं, दैट्स इट। उसका लेकिन सर उसका एक ऐसे सब तो कैटेगरी बना सकते इन्वेंट्री फिर बाद में बहुत मतलब एक तरह से देखा जाए तो सॉफ्टवेयर फुल फ्लेज्ड वो नहीं कर पाएगा इसमें। मान लीजिए पेन होते हैं। हैं, अब पेन में बॉल पेन, ब्लू पेन, बॉल पेन, जेल पेन, फिर उसमें भी अलग अलग ब्रांड होती हैं, फिर कलर भी आदमी ग्रीन सर कलर भी रखता है। मैं वही हाँ? बता रहा हूँ, मैं वही आपको बता रहा हूँ कि आप अगर बॉल पेन, ब्लू पेन ऐसे बनाएंगे तो फिर पेन के भी और उसके भी नीचे कैटेगरी आएंगी, ठीक है। लेकिन यही मैं कह रहा हूँ कि आप जो कैटेगरी बनाए वो सीधे आइटम का नाम बना सकते हैं, कैटेगरी तो नेम आप अभी। कल को हमको डेटा चाहिएगा मेजर कैटेगरी वाइज, तो वो नहीं बना के देगा फिर सॉफ्टवेयर? मतलब सिस्टम मान लीजिए कोई सिस्टम चीज देगा ना सर, नहीं, सिस्टम दे रहा है ना सर आपके मेजर फर फर हाँ देखिए, मेजर फर्नी कैटेगरी सर आप बताइए दीजिए पहले। नहीं सर बताएं सर। हाँ, मैं बोल रहा हूँ मेजर कंपोनेंट फिनांस डिवाइड करता है मेजर एसेट्स को, मशीन एंड इक्विपमेंट, फर्नीचर हम्म एंड कंप्यूटर एंड हम्म पेरिफेरल्स। और हम्म मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है वो 6-7 कैटेगरी में शायद आजकल डिवाइड कर दिया है हम्म इसी हम्म चीज को। फिर वो 6-7 हम्म कैटेगरी, अगर मान लीजिए हमने फिक्स एसेट को 6 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, वो 6 कैटेगरी के बाद हम्म फिर हमारा हम्म मेजर कैटेगरी फर्नीचर है। फर्नीचर में मान लीजिए हम हम्म एग्जांपल लेते हैं एक चेयर का। चेयर के अंदर हम्म फिर होता है कि भाई ये किस टाइप? किस टाइप की चेयर है, मतलब कम से हम्म कम होती होंगी तो 50 टाइप की चेयर होती हैं। हम्म। तो वो 50 सब कैटेगरी हमको उसके अंदर क्रिएट करनी पड़ेगी, तब जाके हमारा वो आएगा नहीं तो उसमें। वही मैं कह रहा हूँ ना सर, 50 कैटेगरी क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। आपने फर्नीचर डाला, फर्नीचर के नीचे जो है, अब आप यहाँ पे चेयर नहीं लिख करेंगे, यहाँ पे चेयर नहीं करेंगे, आप सीधे चेयर का टाइप ही लिखेंगे ना।
रिवोल्यूशनरी चेयर या फिर नॉर्मल चेयर, वो तो आपका उसमें केस आ फिर गया अगर ना। दोबारा नहीं विवेक जी, मैं आपको समझाता हूँ क्या बोलना चाह रहे हैं सर। सर मान लीजिए फिर किसी हाँ ने पूछा आपके पास यूनिवर्सिटी चेयर में के चेयर कितनी है, तो ये तो बता नहीं हाँ पाएगा सॉफ्टवेयर। वो आपको मतलब पर्टिकुलरली वो कलेक्टिव नहीं हो पा रहा है। जैसे अगर मल्टी हायरार्की होता है ना हम्म, मल्टी लेवल पे, जैसे आपका सब हम्म, कैटेगरी का भी सब बन सकता था, तो एक इजी, आपको भी पता है ना कि वो लाइक रिपोर्ट निकालने में इजी होता है। हम उसके पेरेंट को रेफर कर सकते हैं, राइट। अगर चाइल्ड मल्टीपल है तो उसके पेरेंट को रेफर कर सकते हैं, अगर उसमें मल्टीपल ऑप्शन ही नहीं है। जैसे लेट सपोज आपने फर्नीचर एज अ मेन कैटेगरी मान लिया ऊपर में, जस्ट आफ्टर हम्म, नॉन कंज्यूमेबल में फर्नीचर बन गया। फर्नीचर में डायरेक्टली अगर मान लीजिए आपने 2-3 तरह के चेयर डाल दिए, मान लीजिए एक वुडन चेयर हो गया, एक रिवॉल्विंग चेयर हो गया, एक मेटल चेयर हो गया, 3 तरह के चेयर डाल दिए, तो इन केस पर्पस क्या है पूछना है कि इन केस अगर हमें डायरेक्टली चाहिए हो कि चेयर का सारा कंप्लीट डिटेल चाहिए, तो हमारे पास क्योंकि कोई ऐसा पेरेंट नहीं है डायरेक्टली कि डिफाइन कर रखे हो कि चेयर के अंडर इतने सारे आ रहे हैं, तो इन दैट सिचुएशन हमको फिर कंसोलिडेट करने का कोई आप ऑप्शन या आप प्रोविजन होना चाहिए। आप सर जैसे आपने चेयर डाला, तो आप यहाँ पे अगर ठीक है आप उस तरह से, अब आपको लगता है कि खाली चेयर की रिपोर्ट चाहिए, तो आपको सिर्फ फर्नीचर की कैटेगरी, सब कैटेगरी आपने बना दी चेयर बस। अभी हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं, जैसे आपने यहाँ पे हमने बना दी हम्म, सब कैटेगरी हमने बनाई चेयर, ठीक है। हम्म, सब कैटेगरी हमने चेयर की बनाई है और वो right. फर्नीचर है। अब हम चलते एक, अब हमें थोड़े से और टाइम दे दीजिए, अब हम चलते हैं स्टॉक डिटेल ऐड करने के लिए। वही स्टॉक डिटेल ऐड करेंगे और जैसे आप कह रहे हैं वही रिपोर्ट हम पेश करेंगे, ठीक है। हाँ ऐड स्टॉक डिटेल, फिलहाल एक चीज बताती है, ऐड स्टॉक डिटेल आपके पास 3 तरीके से स्टॉक डिटेल को ऐड कर सकते हैं। एक, आपने सिंगल एंट्री, मतलब एक बिल पे एक इन्वेंट्री आई हुई है उसकी डिटेल। एक बिल पे मल्टीपल एंट्री, यानी कि अगर आपका कोई बिल है जिसपे बहुत सारे आइटम एक साथ आए हैं, तो आप ऐड कर सकते हैं कॉलम रो वाइज और ऐड कर सकते हैं। और लास्ट तरीका है कि आप इसको बल्क इंपोर्ट कर लें, जो कि ज्यादातर केसेस में जब आप पुराना डेटा एग्जिस्टिंग जो डेटा है आपके, हाँ, एग्जिस्टिंग जो भी जो एसेट्स इन्वेंट्री है है उसके। वो, हाँ, उसके लिए वो आपको अपलोड करना होता है। वो भी मैं अभी बता दूँ। पहले हम चलते हैं एक सिंगल एंट्री पे चेयर ऐड करते हैं, ठीक है सर। ऐड स्टॉक एंट्री पे गए, ठीक है। परचेज ऑर्डर नंबर आपने डाला, यही मैं बोल रहा था कि अभी परचेज ऑर्डर नंबर हम डाल रहे हैं, उसके बाद ये एंट्री कर रहे हैं। बट आगे फ्यूचर में जब हम सिर्फ परचेज ऑर्डर नंबर ही डालेंगे, तो वो ऑटोमेटिक सिस्टम एंट्री ला के दे देगी, क्योंकि इसका बिल का पेमेंट आपने पहले कर दिया होगा, ठीक है सर। बिल नंबर हमने डाल दिया, बिल डेट, परचेज थ्रू जेम अगर है तो आपने जेम डाला, जेम का बिल नंबर डाला, ठीक है। बजट हेड, ये आपका जब जो बजट हेड जितना आपने एफएससीए में बनाया होगा वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा, और यहाँ से आप वो बजट हेड ऐड देख लेंगे, ऐड कर लेंगे। यहाँ पे अब देखते हैं सर, इन्वेंट्री कैटेगरी हमने लिया आपका फर्नीचर, ठीक है, और सब कैटेगरी हमने ले लिया चेयर। ये आइटम रिटर्नेबल है कि नहीं, यस। डेट ऑफ परचेज, डेट ऑफ डिप्रिसिएशन और वारंटी आप अभी नॉन मैंडेटरी फील्ड है, ये आप डाल सकते हैं, अदरवाइज स्किप करें, ठीक रिटर्नेबल है। आइटम का क्या? हाँ, मैं बता रहा हूँ सर, जो नॉन कंज्यूमेबल आइटम है वो रिटर्नेबल है कि नहीं है। रिटर्नेबल आप एक्सेप्ट करेंगे तब जाकर के सिस्टम आपका अवेलेबल क्वांटिटी ऐड करेगा ना। जैसे मान लिया आपने किसी ने इशू किया है किसी को, तो नॉन कंज्यूमेबल आइटम ऑलमोस्ट रिटर्नेबल ही होता है, तो उस केस में आपको यस सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। वेंडर्स की डिटेल जो आपने ऐड किया है वो यहाँ पे आप जैसे ही क्रेडिटर डालेंगे वो फेच हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ नॉन नेम ऑफ द आइटम है, नेम ऑफ आइटम में आप बताएं कौन सा चेयर हम डालें। ओके, नेम ऑफ द आइटम में आप डालिएगा रिवॉल्विंग चेयर या हाँ, जो भी चेयर है। ठीक है, हाँ, ठीक है। अब हमने यहाँ पे और भी डिस्क्रिप्शन है, अब ये रिवॉल्विंग चेयर का क्या डिटेल है वो आप यहाँ पे और उस डिटेल में डाल सकते हैं। ये नेम ऑफ द आइटम में जो आप वो रेफरेंस नहीं होगा क्या कि जो इन लोगों ने बिल में मेंशन किया होगा या जेम सर में मैंने मेंशन आपको एक कर बार रखा बताया ना, होगा? क्योंकि जब जब वो फीचर इनबिल्ट हो जाएगा तो आप बिल नंबर से डालेंगे तो वो सारा ऑटोमेटिक फेच करेगा, जो भी वहां पे आपने बिल में ऐड किया होगा वही आ जाएगा ऑटोमेटिक। हाँ हाँ हाँ। अभी तो मैं कह रहा हूँ कि अभी वो फीचर इसमें नहीं है,
अभी ऐड करना है, बट वो तो जो बिल बना होगा इस परचेज नंबर पे, इस बिल पे जो भी स्टॉक आया होगा, जो भी नेम होगा, वो तो ऑटोमेटिक आएगा ही सर। ठीक है। स्टॉक हम यानी पेमेंट के बाद ऐड करेंगे, यही हुआ ना? स्टॉक हाँ जो तो सर, पेमेंट प्रोसीजर हो जाएगा उसके बाद ही ऐड करना है ना? जी जी जी, पेमेंट प्रोसीजर कंप्लीट होने के बाद या जस्ट इन्वेंट्री जैसे आप उसका कैसे करते हैं सर? रिसीविंग हम लोगों ने ले लिया? इन्वेंट्री तो आपके यहाँ तभी आती होगी जब पेमेंट वगैरह हो जाता हो, स्टॉक आ जाते हैं, उसका बिल आता होगा अच्छा, सर। हाँ जैसे मान लीजिए लेट सपोज जेम से कोई ऑर्डर किए, वो डिलीवर किया, तो डिलीवर करने का जो प्रोसीजर होता है, इंस्पेक्शन होता है, तो स्टॉक एंट्री में भी लेते हैं, तो वो यहाँ पे कैसे फॉलो होगा? कहाँ पे सर, क्या कह रहे हैं जो आपने बिल? आप अपने यहाँ का प्रोसेस बताइए। हमारे यहाँ क्या है कि पहले स्टॉक में डिटेल हम ऐड करेंगे, हाँ। उसके बाद पेमेंट के लिए प्रोसेस करेंगे। तो ये जो सर अभी बोले हैं कि फेच हो जाएगा अपने आप बिल नंबर से, तो वो तो मतलब उल्टा हो गया। होगा जब बिल की बात है, तो वही नहीं, वही तो वाली हमारे पास बात बोल, दोनों है ना सर। हेलो, दोनों आप ऑप्शन देख है रहे हैं इनके पास, सिस्टम, देखें सर, पहले दोनों ये भी ऑप्शन है ना, प्रोसेस कर आप सकते ऐड कर रहे हैं। हैं, बिल वाला भी कर सकते हो। अच्छा, पहले हम स्टॉक में डिटेल ऐड कर सकते हैं और उसके हाँ। बाद पेमेंट के लिए प्रोसेस कर सकते हैं। हाँ, वो भी हाँ, कर सकते हैं। नहीं, प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस ही अलग है। मैं कह रहा हूँ आपके पास अगर बिल आ गया और स्टॉक आ गया तो आप ऐड कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन क्या चाहिए स्टॉक ऐड करने के लिए? ये अच्छा, ठीक है सर। तो इन सम सिचुएशंस जैसे वर्स्ट कंडीशन सिनेरियो ले लें हम, कि मान लीजिए हम्म, स्टॉक आया, हम लोगों ने उसका इन्वेंट्री ऐड भी कर दिया, और बाद में इंस्पेक्शन के ड्यूरेशन या किसी भी आगे के कुछ दिन बाद उसको या तो अच्छे कंडीशन में नहीं है, जो भी चीज़ है उसके कारण रिजेक्ट हो गया, आइटम रिटर्न चला गया, तो उस केस में सिनेरियो होगा कुछ आपका मैनेज करने के लिए? जैसे अभी वो शायद कुछ हुआ है ना, वो अलमीरा अलमीरा वापस गया है, तो उसको पहले लिए थे ना, स्टॉक में लिए होगे या नहीं लिए थे? इंस्पेक्शन के टाइम में हुआ है। जब तक इंस्पेक्शन नहीं होता तब तक नहीं लेते। अच्छा, अलमीरा का बल्क भेज दिया क्या उसने? बल्क पूरा? हाँ विवेक जी आगे बताइए। बढ़े सर। हाँ हाँ बिल्कुल। अब यहाँ पे मैंने स्टॉक डिस्क्रिप्शन डाल दिया, यूनिक आइटम नंबर डालना है। ठीक है। अगर यूनिक आइटम नंबर जो आप इशू करते टाइम वहां मेंशन करते हैं, सिस्टम ऑटोमेटिक जनरेट कर देगा, लेकिन आप चाहते हैं कि किसी पैटर्न वाइज जनरेट करे, तो वो आप यहाँ पे पैटर्न मेंशन कर सकते हैं। ठीक है। लोकेशन हमने मेंशन कर दिया जो यहाँ पे है। यूनिट हमने नंबर या जो भी आएगा यूनिट यूनिट मास्टर सिस्टम में है, वो आपने यहाँ पे डाल दिया। जैसे हमने डाल दिया यहाँ पे नंबर्स। अच्छा, यूनिट ऑलरेडी, हाँ ठीक है। ठीक है। इंडियन रुपीज टोटल यूनिट का भी क्वांटिटी। मास्टर है आपका? यूनिट का मास्टर है क्या हाँ जी, विवेक जी? जी वही ओके। सेटिंग में सारा मास्टर यूनिट बना हुआ है सर। ठीक है, अभी मैं दिखा रहा हूँ। तो जैसे हमने डाल दिया टोटल क्वांटिटी 3। ठीक है। जेम बिल जो होता है उस पे अब जेम बिल इंफॉर्मेशन जो आ रहा है उसकी एंट्री हमें करनी है, तो हमने टैक्सेबल अमाउंट हमने इस पे डाल दिया। ठीक है। यूनिट प्राइस सिस्टम कैलकुलेट करता है, ग्रॉस अमाउंट कर देगा, इस पे कोई डिस्काउंट है तो आप लगा दो, और टैक्सेबल अमाउंट आ जाएगा। अब इस पे अप्लीकेबल टैक्स कितने परसेंट है, यही टैक्स का जो जैसे 9% है, जीएसटी 9%, इसी का मास्टर मैं सेटिंग में बना रहा था, जो आप पूछ रहे थे ना सर कि वो हम बना रहे हैं, ये हाँ टैक्स देख वाला लिया। मास्टर। बस इसी के लिए मैं बना रहा था कि इस पे कैलकुलेशन आए। ठीक है। तो वो मास्टर है सिंपल, वहां पे 9% है, 8% है, 7%, 6%, जो भी है, मास्टर बनाना है। ठीक है। यहाँ पे राउंड अप भी कर सकते हैं, यहाँ स्टॉक की इमेज भी अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, स्टॉक इमेज अपलोड कर सकते हैं, या फिर बिल को ही अपलोड कर दें आप, जैसा आपको लगे, और यहाँ पे सेव कर लें। जैसे ही आप स्टॉक सेव करेंगे, ठीक है, यहाँ पे देखिए एक रेफरेंस नंबर जनरेट होता है, जिस ईयर में आपने जनरेट किया, जिस मंथ में, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, और एक काउंट आपको शो करेगा। तो ये रेफरेंस नंबर यूनिक होता है हर बिल पे। अभी ये हमने जो बिल ऐड किया उस पे अभी आप कुछ भी अपडेट कर सकते हैं, क्योंकि उसे फाइनल सबमिट हमने नहीं किया। उससे पहले आप चाहें तो प्रिंट लेके एक बार पूरा वेरीफाई कर लें कि ये बिल सही से ऐड है कि नहीं ऐड है। जैसे आपने अभी हमें बताया कि वो बिल गलत हुआ कुछ, तो फाइनल सबमिट करने से पहले अगर वो बिल अगर वो सबमिट ही नहीं हुआ, यानी कि इन्वेंटरी सबमिट हुआ, तो उसे आपको फाइनल सबमिट करने की जरूरत नहीं है। फाइनल जब तक सबमिट नहीं हो, उस पर आगे एक्शन नहीं हो। कुछ भी अपडेट भी कर सकते हैं। ठीक है। अपडेट करने का मतलब उस पे हो सकता है आपकी दूसरी बिल ऐड करना हो, तो पूरा यहाँ से लेकर वहां तक अपडेट कर लिया। ठीक है।
फाइनल सबमिट जैसे ही हमने कर दिया उसमें फिर चेंजेस अप्लीकेबल नहीं होते। ठीक है, फाइनल सबमिट जैसे हमने कर दिया इसमें सबमिट आ जाएगा। उसके बाद अभी अपडेट का बटन इसलिए दिख रहा है क्योंकि उसमें कुछ स्टॉक इशू नहीं हुआ। ठीक है, हालांकि वो हमने रिस्ट्रिक्ट किया था, बट कुछ इंस्टीट्यूट ने हमें बोला कि वो आप हमें अपडेट करने का ऑप्शन है। बट एक बार स्टॉक जैसे आपने बिल 5 आइटम आपने खरीद लिया, 5 का सामान पूरा उसमें प्राइस डाल दिया और आपने इशू कर दिया 2-3, उसमें 2 बचे हुए हैं, फिर उसमें आप अपडेट नहीं कर सकते, नहीं तो बाद में वो रिपोर्ट प्रॉब्लम आएगी कि उसमें कोई भी आगे कुछ भी डेटा अपडेट कर ले। उस केस में अगर मान लीजिए आपकी गलती से हो जाती है तो उसमें इनएक्टिव कर दें उस आइटम को, उस पूरे रेफरेंस नंबर के साथ उस ऐड को, और फिर से आप उस बिल को ऐड कर लिए। ठीक है, ये इशू उसके बाद इन्वेंट्री जो आपका है बेसिकली, ये एक हो गया ट्रांसफर स्टॉक है, एक आपका है इशू इन्वेंट्री। तो ये बेसिकली मैं आपका आगे आ रहा हूँ उस सर, पर्टिकुलर, हाँ ओके। मैं उस पर आ रहा हूँ सर आज। ठीक है, एक्टिव लॉग यहाँ पे बन के आ रहा है, आप स्कैन करेंगे तो वो आपको डिटेल आ जाएगी। ठीक है, स्टॉक एंड ये आपको दिखेगा टोटल क्वांटिटी, अवेलेबल क्वांटिटी। यहाँ पे अभी कुछ इशू नहीं हुआ इसलिए नहीं दिख रहा है। प्रोक्योरमेंट डिटेल आपको यहाँ पे दिखेगी। ठीक है, देन अब इस स्टॉक, अब जैसे ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम नहीं है, बट अगर इलेक्ट्रॉनिक आइटम होता है तो इसका सीरियल नंबर भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। बहुत सारे आइटम्स के सीरियल नंबर ऐड करने होते हैं, तो वो सीरियल नंबर आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने जितने आइटम ऐड किए 3 या 4, तो एक्सेल जनरेट हो जाएगी 4 आइटम के साथ। अच्छा, ऐसा भी है क्या कि हम लोग अलग अलग फील्ड इसमें मास्टर में कहीं शो कर सकते हैं कि हम पर्टिकुलर कैटेगरी में ये फील्ड्स चाहते हैं कि उसमें हो? जैसे अभी आप नहीं नहीं सीरियल नंबर की बात, नहीं नहीं, वैसा नहीं, ऐसा आपका नहीं। डिफॉल्ट है? ज्यादा, हाँ हाँ डिफॉल्ट है। अगर आपको कुछ लगता है कि ये चीज हमारी रिक्वायरमेंट है, ऐड नहीं हो पा रही, तो आप हमें भेज देंगे, तो वो हम ऐड कर देंगे। जैसे मान लीजिए कि ठीक मल्टीपल आइटम्स, जैसे आईटी का इक्विपमेंट अलग अलग आता है, तो उसके अंदर मान लीजिए है। अगर पीसी है, पीसी के अंदर रैम भी लग रहा है, हार्ड डिस्क भी हो रहा है, रिप्लेसमेंट हो रहा है, या फिर अपग्रेडेशन होता है, तो उसमें एक्स्ट्रा सर एडिशनल चीजें भी लग सर रही सर आपने जो भी परचेज किया है उसी को तो एंट्री कर रहे हैं आप इसमें। हेलो, समझ गया। हाँ, जो भी आप परचेज करके लाएंगे उसकी एंट्री करेंगे। रैम परचेज करके लाए तो रैम की एंट्री होगी, कहाँ इशू कर दिया वो इशू कर देंगे। कंप्यूटर के अंदर रैम लगा उसकी एंट्री इसमें नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर आपने अलग से परचेज किया, रैम अलग से परचेज किया। ठीक है, तो बिल नंबर उसके साथ परचेज। आप सर इससे पहले आपके यहाँ ईआरपी यूज हुआ है सब कुछ? नहीं नहीं, ईआरपी नहीं है। हाँ, तो इसीलिए सर थोड़ा सा दिक्कत है, बट अभी अगर आप यूज करने लगेंगे तो बिल्कुल इससे क्लियर हो जाएगा इससे। ठीक है सर, जो सर बैठे थे सर कहीं चले गए क्या? हाँ वो चलेगा, अभी उनकी दूसरा क्वेरी नहीं मीटिंग आ में है। रहे? अच्छा, वो दूसरी उनका मीटिंग जो में क्वेरी है। था आगे सर उसमें वही है, क्योंकि अब इशू और ट्रांसफर का आ रहा था ना, तो मैंने सोचा सर होंगे तो उनको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आप, अभी मैं बता रहा था कि सीरियल नंबर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब किसी किसी स्टॉक का सीरियल नंबर होता है, लैपटॉप वगैरह का, कंप्यूटर वगैरह का, या एसी का, तो आपके जितना स्टॉक ऐड होगा आप यहाँ पे सीरियल नंबर अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, सीरियल नंबर, ताकि आपने कौन सा सीरियल नंबर किस पर्सन को इशू किया है ये आपके पास इंफॉर्मेशन है। ठीक है, गए यहाँ पे ब्राउज किया और वो एक्सेल जो डाउनलोड हुआ था उससे अपलोड कर दिया, वो सीरियल नंबर अपलोड हो जाएगा। ठीक, यहाँ से आप व्यू भी कर सकते हैं सीरियल नंबर। देखिए हर सीरियल नंबर यूनिक नंबर भी जनरेट हो रहा, तीन तीन यूनिक नंबर, उसके सामने बारकोड भी जनरेट हो रहा है, इसे आप प्रिंट भी कर सकते हैं, आगे के लिए जो स्टॉक पे चिपका भी सकते हैं। और आइटम सीरियल नंबर यहाँ जनरेट हो रहा है, इसका भी बारकोड जनरेट होता है, इसे भी चिपका सकते हैं हम सिस्टम पे। ये समझ में आया सर सीरियल नंबर वाला कॉन्सेप्ट? फिर से बताइएगा क्या बोल रहे हैं आप सीरियल नंबर के लिए? तो सीरियल नंबर में अगर आप कोई भी स्टॉक ऐड किए हैं, ठीक है, स्टॉक खास करके जो लैपटॉप, जो क्वांटिटी, जो इलेक्ट्रॉनिक लैपटॉप होते हैं या इलेक्ट्रॉनिक आइटम होते हैं, उनका सीरियल नंबर होता है। राइट तो राइट। जब आप इशू करते हैं तो कौन से सीरियल नंबर के लैपटॉप इशू किए हैं ये मेंशन करते हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल मेंशन होता है। तो वही, जब आप सिस्टम को वो सीरियल नंबर ऐड करेंगे तभी आप इशू करते टाइम जो सीरियल नंबर ऐड किया वो आप बता सकते हैं सिस्टम पर। तो वो ही ऐड करने का प्रोविजन यहाँ पे है, ऐड सीरियल नंबर। कैसे? ये डाउनलोड फॉर्मेट करेंगे, एक्सेल शीट डाउनलोड हो जाएगी, उसमें आप सीरियल नंबर मेंशन करके एक साथ अपलोड कर देंगे। तो हर हर जैसे 3 लैपटॉप है तो
3 सीरियल नंबर आपके अपलोड हो जाएंगे। अब इशू करते समय जो भी आपको जिस सीरियल नंबर का भी इशू करना है उसी सीरियल नंबर के लैपटॉप को आप इशू करेंगे। ठीक है, अब मैं जाता हूँ ये आपके ये जो ऑप्शन है इशू इन्वेंटरी, इस पे जाते हैं। अगर आप स्टॉक इशू कर रहे हैं तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आ रहा है, एम्प्लॉय, एडमिनिस्ट्रेटिव, स्टूडेंट, अदर। एम्प्लॉय को सेलेक्ट किया, ठीक है। एम्प्लॉय यहाँ पे आप 9 टाइप करेंगे तो एम्प्लॉय आ जाएगा। ठीक है, कितना एडमिनिस्ट्रेटिव में तो किसी जी? पोजीशन का होगा। एडमिनिस्ट्रेटिव वही होगा ना जो आपका डिजाइनेशन बेस्ड, मान लीजिए कोई यूजर नेम बना रखा है उसके ऊपर, है ना? एडमिनिस्ट्रेटिव, यस 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 यस, करेक्ट करेक्ट, उसमें आपको एडमिनिस्ट्रेटिव आईडी दिखेंगे सर। ठीक है, ये तो भी डेमो पोर्टल सबके पास है तो इसमें नाम जो आ रहे हैं वो अलग आ रहे हैं, ऐसा आप इसमें यूज कर सकते डिपार्टमेंट वाइज इशू करने का ऑप्शन नहीं है ना इन्वेंटरी? है ना सर, फॉरवर्ड करने का ऑप्शन, ट्रांसफर करने का। नहीं, जैसे देखिए मैं आपको एक सिचुएशन बता रहा हूँ। जस्ट लाइक करेंटली हम लोग आईटी का सेंट्रली हम लोग मैनेज कर रहे हैं, ठीक है? तो हमें क्या ये प्रोविजन, क्योंकि बहुत सारे डिपार्टमेंट ये भी बोल रहे हैं क्योंकि उनके पास मल्टीपल आईटी आइटम्स हैं, तो क्या ये प्रोविजन है कि हम लोग रेदर देन एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय को इशू ना करके उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को इशू कर दें, और इन सिनारियो के वो आपस में कोई भी, मान लीजिए एक एम्प्लॉय छोड़ के जाता है या ट्रांसफर इधर से उधर होती है, तो उनके पास ही वो इन्वेंट्री रहेगी और वो मैनेज करें, हमारे पास डेटा होगा उसका, लेकिन हम उसको मतलब इंटरनली वही लोग मैनेज कर सकें, उसके अलावा कहीं किसी को इशू ना कर सकें। अगर आप किसी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को इशू कर रहे हैं तो वो पर्टिकुलर जैसे मान लीजिए कि डिपार्टमेंट के हेड को आप सामान इशू कर रहे हैं तो आप यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव आईडी लेकर के यहाँ पे आ जाएगा, उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के हेड को आप सामान इशू कर दे। पहली बात तो ये हो गया। दूसरा ये होगा कि आप उस डिपार्टमेंट को ट्रांसफर कर रहे हैं या इशू कर रहे हैं, वो आपका है ट्रांसफर के केस में। आपने स्टॉक को ट्रांसफर कर दिया पर्टिकुलर डिपार्टमेंट तो वो फर्दर इशू भी तो कर पाएंगे ना, वो किसी को भी इशू कर पाएंगे। हमें वो नहीं करना है, हमें बस उस डिपार्टमेंट तक ही रखना है। लेट सपोज हम मान तो लीजिए फिर किसी आपको फाइनेंस को, तो फिर आपको वो स्टॉक इशू करना है। ठीक है, वैसे वही मैं आपको बोल रहा हूँ, बताएं लेकिन एसेट्स इशू करके एज ए डिपार्टमेंट इशू कर सकते हैं या जस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव आईडी को इशू करना पड़ेगा? एडमिनिस्ट्रेटिव आईडी को इशू करना होता है, और ज्यादातर सर स्टॉक कभी भी डिपार्टमेंट को इशू नहीं होता। डिपार्टमेंट में जो अथॉरिटी होता है उसको पर्टिकुलर इशू होता है स्टॉक, जो नियम है सर। ठीक है, हाँ मतलब यही है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव, किसी का हाँ, कोई लोग चाह रहे हैं ऐसा, किसी इसलिए का भी नहीं हमने होता डिस्कस सर। कर लिया। आपने जैसे स्टॉक जब भी किसी डिपार्टमेंट को इशू करेंगे तो आप किसी पर्टिकुलर उसके हेड को इशू करेंगे। ठीक है, राइट। तो यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव आईडी का हेड अगर बना होगा तो वो आपका रिफ्लेक्ट हो जाएगा। राइट सर, बिल्कुल। अब हम यहाँ पे आपको देखिए 3 सीरियल नंबर हमने अपलोड किया था, तीनों दिख गए। अब इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को आपको 2 स्टॉक इशू करना। ठीक है, तो 2 सीरियल नंबर आपने इशू कर दिए। रिटर्न लेते समय यही 2 सीरियल नंबर आपको मिल गया है और 2 यूनिक नंबर ऑटोमेटिक सिस्टम ने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे गए, और अगर आपके इशू करने के लिए कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है वो आप चाहे तो यहाँ पे लगा दें, कुछ रिमार्क डालना है तो रिमार्क डाल दें और इशू करें। जैसे ही आपने स्टॉक इशू किया किसी पर्टिकुलर पर्सन को, एक मेल भी जाता है, ठीक है, कि आपको ये स्टॉक इशू हुआ। ठीक है, मेल का फॉर्मेट, उस मेल का फॉर्मेट एक तो बाय डिफॉल्ट भी है और मेल फॉर्मेट भी आप बना सकते हैं, वो हमारे सेटिंग फीचर उस सेटिंग्स में है। ठीक है, अब मैं आता हूँ। ठीक है, अब जैसे स्टॉक इशू हुआ है तो इशू डिटेल यहाँ पे देखिए दिख गया। ठीक, ये इशू डिटेल है कि पर्टिकुलर स्टॉक, इनको 2 स्टॉक इशू हुआ है और इसे रिटर्न लेना होगा तो आप यहाँ पे रिटर्न भी ले सकते हैं। मैंने ये रिटर्नेबल, ये स्टेटस एक्सेप्टेड का क्या है कॉन्सेप्ट? हाँ, स्टेटस एक्सेप्टेड का ये है कि एक फीचर है हमारी इस मॉड्यूल में सेटिंग में, अगर फीचर सेटिंग में जाके उसको अगर आप अलाउ करेंगे तो जब एम्प्लॉय उस स्टॉक को देखेगा अपने लॉगिन पे, ठीक है, उसको मेल आएगा तो वो लॉगिन करेगा और फिर उसको एक्सेप्ट करेगा, तो उसके बाद यहाँ पे दिखाता है स्टेटस एक्सेप्टेड। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आपका बैलेंस कटेगा जो अवेलेबल क्वांटिटी है। अदरवाइज आप चाहें तो बाई फोर्स उसे इश्यू कर रहे हैं। जैसे अभी सर ने पूछा था ना कि वो पर्टिकुलर एम्प्लॉय एक्सेप्ट करे कि हमने स्टॉक रिसीव किया हुआ है।
ठीक है, तो वो फीचर भी है। आपने इशू कर दिया, सामने वाले को पता नहीं है, बट वो जब तक एक्सेप्ट नहीं करेगा तब तक आपका वो बैलेंस नहीं मिलेगा। ठीक है, मतलब हम लोग ये कर सकते हैं कि जब तक वो एक्सेप्ट नहीं करे तब तक हम उसको माने नहीं, या फिर हाँ उसको ये कर हैंड ओवर सकते ना हैं आप। करें। हाँ, वो जब तक वो जैसे आपने स्टॉक इशू किया उनको देने के बाद ही इशू करेंगे, या इशू करने के बाद सामान देंगे, तो वो एक्सेप्ट करेंगे उस स्टॉक को। जब वो एक्सेप्ट कर लिए तो आपका ऑटोमेटिक बैलेंस वहां से माइनस हो जाएगा। जैसे 5 है, 3 है, 3 में से हमने 2 इशू कर दिए तो 1 बचा। जब वो एक्सेप्ट उसमें करेंगे ऐसा कुछ तब है क्या जाकर कि के लेट यहाँ सपोज बैलेंस। कोई एक टाइमलाइन टाइप का है कि इतने दिन में एक्सेप्ट नहीं किए तो फिर हमें शो करता रहे कि ये स्टिल पेंडिंग है उनके तरफ से, और वो स्टिल नहीं एक्सेप्ट करते तो हम लोग रिटर्न ले ले फिर। वो आप हमें बता देंगे, हम टाइमलाइन सेट कर देंगे। वैसे 4 दिन का टाइमलाइन था, बट वो टाइमलाइन का फीचर भी हम दे देंगे कि कितने दिन आप चाहते हैं, कितने दिन बाद वो ऑटो रिजेक्ट हो जाए या ऑटो इशू हो जाए, वो कोई इशू नहीं है सर। ठीक है, अगर आप ये फीचर नहीं चाहते तो डायरेक्टली अगर आपने स्टॉक इशू किया है तो उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय को मेल जाता है कि आपको ये स्टॉक आया है, और उसके लॉगिन पे भी दिखता है, एम्प्लॉय लॉगिन है, उसे भी हम दिखाएंगे। ठीक है, ओके। अब ये स्टॉक रिटर्नेबल, अगर मान लीजिए कि स्टॉक रिटर्न करता है डिपार्टमेंट या पर्टिकुलर पर्सन, ठीक है, तो आप यहाँ पे। यूजुअली हम लोग अगर करवाते हैं ना, जैसे मान लीजिए ऑफलाइन भी स्टॉक इशू करते हैं तो उनसे साइन करवाते हैं, हाँ तो वो जस्ट लाइक अ सिग्नेचर होता है एक्सेप्टेंस टाइप का कि हाँ हमने एक्सेप्ट कर लिया है। करेक्ट, तो आप वो उसे अपलोड भी कर सकते हैं। मैंने दिखाया था ना इशू करते टाइम, अगर आप कुछ लेकिन अगर उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप वो फुल्ली इस पे मल्टीपल चीजें रखना सही नहीं है ना कि हम ऑफलाइन भी मेंटेन कर रहे हैं फिर अब ऑनलाइन भी कर रहे हैं, हाँ तो एक वही मैं डबल कह रहा हो हूँ, जाएगा, तो फिर उस बनाना नहीं है घटाना। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अच्छा एक बार मैं पूरा बता देता हूँ उसमें। वो फिर वो जब इंडेंट रिक्वेस्ट रेज होता है तो ये एक डिमांड वाउचर जनरेट होता है जिसपे आप साइन कराते हैं, है ना, वो भी सिस्टम में है। वो अगर आपने डिमांड वाउचर साइन कराया है तो उसे अपलोड भी कर सकते हैं, अदरवाइज वो तो सिस्टम में ही है कि किसने क्या क्या मांगा है। अभी मैं यहाँ पे हूँ, अभी अभी जैसे ये रिटर्न आइटम को रिटर्न करना है, राइट। रिटर्न पे आएंगे। टोटल कितना आइटम रिटर्न करना है, पूरा आइटम रिटर्न करना है या एक आइटम उसमें रिटर्न करना है। ठीक है, डिफॉल्ट फॉल्टी की वजह से है या नॉर्मल है। ठीक है, उन इन दोनों में से कौन सा सीरियल नंबर रिटर्न कर रहे हैं, कौन सा यूनिक नंबर रिटर्न कर रहे हैं, रीजन क्या है, आप डाल सकते हैं और एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये आपका जो हिस्ट्री दिखाएगा कि एक एक टाइम पे इशू हुआ, फिर उसके बाद रिटर्न का भी हिस्ट्री दिखाएगा उसपे। ये इस टाइम रिटर्न भी हो गया और यहाँ पे अवेलेबल क्वांटिटी आपकी अपडेट भी हो जाएगी। ठीक है, और ये भी लॉग दिखाता रहेगा। एक क्वेश्चन है सिर्फ मेरा, एक लेट सपोज पहले का भी हमारा इन्वेंट्री है कुछ आइटम्स का, लेट सपोज मान लीजिए लैपटॉप का मल्टीपल हम्म, पहले का इन्वेंट्री हमारा ओल्ड है, न्यू भी इन्वेंट्री आई, मान लीजिए न्यू परचेज किए हैं मल्टीपल टाइम, 2-3 बार परचेज कर चुके, अलग अलग बिल्स हैं, और सारे के सारे लैपटॉप ही हैं, सारे के सारे सेंट्रली मेंटेन्ड हैं और उनको इशू करना है, तो हमें पर्टिकुलरली उस बार बार पर्टिकुलर इन्वेंट्री के अंदर जाके फिर उसके पर्टिकुलर आइटम्स को इशू करना पड़ेगा, या हमारे पास एक जगह पे ऑप्शन होगा कि डायरेक्टली कैटेगरी देखें उसके अंदर जो है उसमें नॉन इशूड शो करता रहे, वहीं से इशू कर दे डायरेक्टली, ये आपके पास ऐसा भी कोई ऑप्शन ऑप्शन है? है। आपके पास हर वो ऑप्शन है जो आपकी रिक्वायरमेंट है। जैसे आप यहाँ पे इशू पे गए, आप यहाँ पे सेलेक्ट किए, ठीक है, यहाँ पे जो भी कैटेगरी आपको, जो भी स्टॉक इशू करना है वो एक कैटेगरी सब दिख जाएगी। मल्टी अब आप यहाँ पे असाइन कर लिए और इशू कर दिए, ठीक है, एक साथ ओके। जो टोटल क्वांटिटी आपकी मर्ज होके दिखा रही है। ओके ओके ओके। अच्छा टोटल ये लेकिन क्वांटिटी बिल मर्ज होके दिखा। ये पर्टिकुलर बिल का दिखा रहा है राइट, क्योंकि नहीं, क्वांटिटी वो के साथ दिखा रहा है। ये हमने सब ओपन कर दिया है ना। जैसे मान लीजिए हमने नॉन टेक्निकल के और हमने वो जो क्लियर ऐड किया था ना, क्या किया था, फर्नीचर। जो बिल जनरेटेड था, जैसे ठीक है, मान लीजिए एक एक पर्टिकुलर बिल में 10 हाँ, थे अब तो ऐसे 10। मान लीजिए कि हमने फर्नीचर ऐड किया, आपने दोबारा एक फर्नीचर ऐड किया होता तो उसके नीचे ये सारी लिस्ट आ जाती। ठीक है, तो आपको बस हाँ यहाँ पे जैसे यहाँ क्लिक पे करना है और आइटम इशू इशू अगर करना है। बल्क में कर रहे हैं यहाँ से, हाँ ये हाँ, करिएगा आगे तो प्रोसेस। ये सारे, हाँ ये इशू करेंगे, बल्क हो जाएगा। ठीक है, बल्क क्वांटिटी वाइज ऐसा भी है क्या, बल्क तो क्वांटिटी वाइज इसमें क्या है ये ग्रीन वाला?
ये बल्क इशू क्वांटिटी वाइज है, बल्क इशू मल्टीपल एम्प्लॉय वाइज है, इशू सेम आइटम इन बल्क है। ये सारे ऑप्शन है। अब जैसे इसमें मैं कुछ और अगर लूं, एक ही क्वांटिटी आप कर रहे हैं, तो लैपटॉप मेरे पास जो इसमें एग्जाम्पल है, हाँ, अलग अलग लैपटॉप के आपके बिल्स हाँ हैं, और लेकिन सारी की सारी लैपटॉप कैटेगरी ही है, ठीक है। हाँ हाँ, ठीक है। अब आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया आपने, ठीक है। आप इशू इन्वेंट्री इन बल्क, अब मैं बल्क में इशू करने जा रहा हूँ। आपको ये नहीं, जैसा आपने बोला कि आपको ये नहीं सेलेक्ट करना पड़ेगा कि किस बिल से हमें अंदर जाके करना पड़ रहा है, ठीक है। आपने सेलेक्ट कर लिया और आप सीधे इशू करने जा रहे हैं, ठीक है। फिर इशू वाला वही पेज आ जाता है, कैसे इशू करना है पूरा डिटेल, और इशू हो जाएगा, वो सिस्टम ऑटोमेटिक इशू कर देगा। दूसरा ऑप्शन है इशू बल्क इशू क्वांटिटी वाइज, ठीक है, ठीक है। ये आप ऐड करते जाएंगे यहाँ से, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है बल्क इशू मल्टीपल एम्प्लॉय। आपको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा किस किस पर्सन को, अथॉरिटी को आप ऐड कर रहे हैं। ऐड एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉय का नाम, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी का, ठीक है। क्या क्या आइटम इशू कर रहे हैं इस, ठीक है सर। ओके। फीचर ऑप्शन सब है, धीरे धीरे एक्सप्लोर करेंगे तो वो आपको दिखेगा। लगे आपको लग रहा है कि अगर कोई चीज इसमें नहीं है, लैग कर रही, तो वो हम आपको बताएंगे कि वो फीचर कहाँ पे मिलेगा आपको, ठीक है। मैं तो आज ऐसा पहला आपको ये सेशन दे रहा हूँ, बट अभी आप जब स्टार्ट करेंगे तो इसमें और भी रिक्वायरमेंट आएंगी कि ये फीचर, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, ठीक है। सर आपकी तरफ से कुछ आवाज नहीं आ रही, ये आ रही है। हाँ अब आ रही सर, हेलो, हाँ, ठीक है। आवाज आ रही है, आपकी आ रही है। तो हाँ आ रही सर। मैं यहाँ पे था सर, ठीक है। ये पूरा डिटेल आपने देख लिया, ये इधर लॉग मेंटेन हो रहा है। अब इसमें बल्क इशू आपने देख लिया। यहाँ पे एक और भी फीचर है, मैं नीचे अभी जाने से पहले एक एम्प्लॉय लॉगिन करता हूँ, ठीक है। एम्प्लॉय लॉगिन, जो कि मैंने सबसे पहले बताया था कि इंडेंट रिक्वेस्ट रेज करने का फीचर, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि आप, अगर आप ये इस पोर्टल को यूज कर रहे हैं तो आपको एम्प्लॉय से साइन वगैरह लेने की जरूरत ना पड़े। उस केस में एम्प्लॉय एक मिनट, पासवर्ड ये एम्प्लॉय लॉगिन है। यूजर ने लॉगिन किया यस। और गवर्नेंस सेक्शन पे गया और इन्वेंट्री में जाएगा, तो उसको जो भी स्टॉक इशू किया है आपने, वो एक तो सारे लिस्ट में यहाँ पे दिखेगा, वो चेक भी कर सकता है कब कब क्या स्टॉक इशू कर रहा है। दूसरा ऑप्शन है इंडेंट रिक्वेस्ट करने का, रिक्वेस्ट फीचर पे जाएगा, ठीक है। कहाँ से उसे रिक्वेस्ट मांगना है, सेंट्रल से मांगना है या डिपार्टमेंट से मांगना है, ठीक है।
यहाँ सेलेक्ट करेगा क्या मांगना है, कैटेगरी सर्च भी कर सकता है। अब उसे ये आइटम उसने डाला, टोटल क्वांटिटी उसने डाला, एक से ज्यादा आइटम भी ऐड कर सकता है। ठीक है, रिमार्क डाल के उसने सेव कर दिया। इसमें भी अभी एडिट करने का ऑप्शन है। उसके बाद फाइनल सबमिट, जैसे ही वो फाइनल सबमिट करेगा एक मेल भी आएगा एडमिन को भी और आपको भी, एम्प्लॉय को भी मेल दिखेगा, एडमिन को भी जाएगा कि कुछ स्टॉक, सर बहुत ज्यादा शोर आ रहा है जैसे। हाँ, ठीक है, ये ठीक है, ये उसने अभी स्टेटस जैसे पेंडिंग दिखा रहा। अगर इस पे अप्रूवल हायरार्की होती, जैसे अगर हमने हायरार्की बनाई होती कि ये किसके किसके पास पहले रिक्वेस्ट जाएगी, उसके डिपार्टमेंट के एचओडी के पास, फिर आपके पास आएगी, तो वो यहाँ पे दिखता। क्योंकि हमने अप्रूवल हायरार्की ऑन नहीं किया है, तो ये डायरेक्ट अभी आपके पास है, जैसे एडमिन के पास जाएगा, जो भी एडमिन जिसको भी असाइन होगा, यहाँ से वो डिमांड वाउचर जनरेट हो जाएगा। ठीक है, ये आप जनरेट कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि फिजिकल वेरिफिकेशन या फिजिकल जो आप सिग्नेचर चाहिए, तो वो भी आप ले सकते हैं इसको लेकर के, और एडमिन के साइट पे जब आप अप्रूव करेंगे तो वहां अपलोड भी कर सकते हैं। अदरवाइज इशू वाउचर ऑटोमेटिक सिस्टम जनरेट कर देता है। ठीक है, ठीक है, इस पे आपको कोई पूछना है सर? ये जैसे डिमांड वाउचर है, यही तो बोल रहे हैं सर, इसी पे तो ऐसे ही कुछ सिग्नेचर लेते थे ना आप, जो स्टॉक इशू करते टाइम। अनम्यूट करके बोल सकते हो। हेलो, हाँ हाँ बोलिएगा विवेक जी। हाँ सर जी, डिमांड वाउचर के बारे में सर जो बता रहे थे, हाँ हाँ इसमें सब कुछ क्वेरी है आपकी जो मैंने अभी बताया इस कोई प्रोसेस क्वेरी को? है डिपार्टमेंट वाला जो अभी इसने बताया है, कोई क्वेरी है किसी का? मतलब ये कैटेगरीज वही सिलेक्ट करेंगी जो हमने वहां पे जिसकी मैपिंग की थी। हाँ हाँ, हाँ जो है बस वही हाँ शो हाँ, करेगा विवेक जी, है ना? वही वही वही, ये मेरा Basically जो डेमो पोर्टल categories है इसमें बहुत। हाँ, इसमें तो बहुत सारे आपने डेमो में डाल रखे अब होंगे। इसमें दिक्कत ये है हाँ हाँ, चेयर का मान दिया, हाँ तो चेयर में फिर हमको रिमार्क में बताना पड़ेगा बाकी चीजें। जो इंडेंटर है वो रिमार्क में लिखे कि हमको चेयर में किस टाइप का चेयर चाहिए या कितना चाहिए, वो सब है ना। नहीं नहीं नहीं, हाँ ऐसा तो नहीं चाहिए। यहाँ पे दिख क्योंकि रहा है ना अगर सर जैसे आइटम। बात हो गई थी ना कि जैसे आप एक फर्नीचर बनाए, फर्नीचर की सब कैटेगरी हमने चेयर बना दी, केवल सपोज दैट केवल चेयर बनाई है, उसमें कोई टाइप डिफाइन नहीं किया है। हाँ, तो जो रिक्विजिशन भेजेगा, मान लीजिए उसको रिवॉल्विंग की बजाय प्लास्टिक चेयर चाहिए, तो उसको ही लिखना पड़ेगा रिमार्क में कि मुझे प्लास्टिक नहीं चेयर नहीं चाहिए। सर, आपने आपने जो आइटम का नाम आया वो आ तो रहा है यहाँ पे, देखा नहीं? मैं दिखाता हूँ, कुछ भी लिखना नहीं है, जो आप ऐड करेंगे वही दिखेगा। हाँ, तो ऐड करने के टाइम ही तो ये बात हो रही थी, फिर हम मतलब हमको मल्टीपल तरीके से वो चेयर ऐड करना पड़ेगा वहां पे, तभी यहाँ दिखेगा। ये कैटेगरी में है। ये कैटेगरी ही तो आ रहा है। हाँ, कैटेगरी आ रहा है। हाँ, सब कैटेगरी नहीं आ अब रहा है, राइट? एक सेकंड। मैं स्टॉक में वो देखता हूँ। डिपार्टमेंट वाले में शायद था आपका अभी स्टॉक ना, हाँ, उसमें देख लीजिए। ये आइटम मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि इसमें आइटम आपका यहाँ पे आ रहा है, जो आपने हाँ, मैं चेयर वही का नाम लिखेंगे ना वो यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये आपने कैटेगरी डाला, कैटेगरी के अंदर जो भी सब कैटेगरी का जो जितना भी आइटम होगा सब इसमें आएगा, कहीं लिखना नहीं है आपको। ये रिमार्क तो मैंने बस ऐसे लिखा हुआ है कि आप कुछ रिमार्क दे सकते हैं कि किस रीजन से मांग रहे हैं, क्या मांग रहे हैं। यहाँ पे आपको कब कोई चेयर लिखोगे, आप कुछ लिखेंगे भी ना तो वो
वो रिफ्लेक्ट सिर्फ देखने के लिए करेगा, सिस्टम से कहीं ऑटोमेटिक डिडक्ट नहीं होगा। ये यहाँ से आएगा जो भी लिखा होगा आइटम नेम, ठीक है, ये और उसकी बेसिकली जो क्वांटिटी आइटम डालनी, नेम में डाले होंगे वही आएगा, राइट? वही आएगा सर उसके यहाँ पे, ठीक ठीक, तब भी हो ठीक है। जाएगा। जो आइटम नेम में डाल रहे हो दो तरीके का, या तो बिल से उठेगा तो समझ गए, यानी वो जब उस समय में हम अपनी एंट्री करेंगे तो उस समय बहुत ध्यान से करना पड़ेगा। हाँ, जैसे अलग अलग कैटेगराइज ऐसी एंट्री करती है जो अगले को मतलब नहीं दिखाई, समझ ही ना आए, ऐसा ना समझ ना हो। आए, तो हमारा इंफॉर्मेटिव है उसको इशू नहीं करा पाएगा। इंफॉर्मेटिव होनी चाहिए, पता चल जाए कि वो किस पर्टिकुलर चीज की बात हो रही है। यहाँ पे फिर आप जो है अभी स्टेटस पेंडिंग दिखाएगा एम्प्लॉय को। अब हम आते हैं यही चीज एडमिन साइड पे। ठीक है, एडमिन एडमिन यहाँ पे देखिए इंडेंट रिक्वेस्ट जो में आ जाएंगे, जहां जितने भी आपके रिक्वेस्ट किए हुए होंगे। अब यहाँ से आपको एक्शन लेना है, ठीक है। अब उसने अगर जैसे 3-4 आइटम आई है, तो उस 3-4 आइटम को आपको, एक्चुअली मैंने दूसरा एग्जांपल ये आया आपको, ठीक है। अब एक एक केस में देख लेते हैं। अब मान लीजिए कि आपको ये अप्रूव करना है, तो यहाँ भी अप्रूव कर सकते हैं। और अगर आपके मल्टीपल क्वांटिटी है, किसी पेज पे आप किसी को जैसे चार इंडेंटर ने 4 आइटम अलग अलग मांग दिए, तो हो सकता है कि कुछ आइटम आपको उसमें अप्रूव करने, कुछ आइटम आपको अप्रूव नहीं करने। ठीक है, अगर इंस्टेंट अप्रूव करने हैं तो आप एक साथ सारे एक्शन को अप्रूव कर सकते हैं। और अगर कुछ उसमें आइटम है, कुछ अप्रूव करने कुछ नहीं अप्रूव करने, तो वो यहाँ पे मॉडरेट भी कर सकते हैं। इशू हो सकता है अगले रो में आपको नॉट इशू करना पड़े, जैसे एक हाई इसमें एग्जांपल में वही दिखा, पहला वाला ही दिखा। जैसे मान लीजिए कि ये वाला चेयर आपको, ठीक है, इशू करना है। कितना इशू करना है? 2। ठीक है, सीरियल नंबर कितना इशू करना है ये देखना है आपको। अवेलेबल क्वांटिटी 0 है, तो ये आप इसमें तो इशू कर नहीं सकते, क्योंकि क्वांटिटी अगर मान लीजिए ये है, इसमें अभी है, ये आपको इशू करने एक। ठीक है, सीरियल नंबर होगा तो आ जाएगा, आगे कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको एक साथ बल्क में इशू करने हैं, यानी कि उसमें कोई भी मॉडिफाई नहीं करना, जितना स्टॉक उसने मांगा वही इशू कर देना, तो सिंपल आपको एक्शन ले लेना है, यहाँ पे इशू कर देना इशू। इशू डेट, सीरियल नंबर। और इशू करते टाइम अगर आपने इंडेंट रिक्वेस्ट को अपलोड कराना है सिग्नेचर करके तो करा सकते हैं, नहीं तो वो तो ऑनलाइन रिक्वेस्ट है ही है। और सबमिट करेंगे, तो सबमिट करने के बाद वहां पे जो एम्प्लॉय लॉगिन है उस पे डिमांड वाउचर जनरेट हो जाता है। जैसे जो भी रिक्वेस्ट अप्रूव होती है, इशू करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो इशू वाउचर जनरेट होता है। सॉरी, डिमांड वाउचर डिमांड के टाइम, और इशू वाउचर आपका इशू होने के टाइम जनरेट होता है। किसने एक्शन लिया है, क्या है, कितना आइटम आपने रिक्वेस्ट किया था, कितना अप्रूव किया था, और कहाँ से अप्रूव हुआ है, जो भी रिमार्क है वो सब कुछ यहाँ पे दिखेगा आपको।
ये पूरा एक वर्कफ्लो है उस सिस्टम का। इंडेंट रिक्वेस्ट रेज करना, इस बीच में अप्रूवल हायरार्की भी है, तो जब आप वो अप्रूवल हायरार्की अगर रिक्वायरमेंट होगी तो उसको भी हम कराएंगे, लेकिन अभी एक नॉर्मल हमने फीचर बताया कि चाहे इम्प्लॉय एक साथ 10 आइटम मांगता है, आप एक साथ 10 को अप्रूव कर सकते हैं। अगर आपको 10 में से कुछ मॉडरेट करना है कि नहीं इस वाले आइटम को 2 ही देना है, इस वाले आइटम को 4 देना है, तो वो भी आप कर सकते हैं। इशू वाउचर भी जनरेट हो रहा है, डिमांड वाउचर भी जनरेट हो रहा है, टोटल क्वांटिटी भी मेंटेन हो रही है, अवेलेबल क्वांटिटी भी मेंटेन हो रही है। सिमिलरली अगर आपको स्टॉक ट्रांसफर करना है तो आप यहाँ से स्टॉक भी ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर डिपार्टमेंट ने स्टॉक रिक्वेस्ट रेज किया है ट्रांसफर करने का तो वो आपको यहाँ पे दिखेगा, अदरवाइज डायरेक्ट आपको स्टॉक ट्रांसफर करना है तो आप यहाँ पे जाएंगे और यहीं से उस स्टॉक को, जितना भी स्टॉक आपने ऐड किया है उसको आप ट्रांसफर कर लेंगे। ट्रांसफर करने का भी यहाँ पे पूरा ऑप्शन आ रहा है, आइटम नेम जो ट्रांसफर करना है, कितनी ट्रांसफर करना है, किस डिपार्टमेंट स्टोर का करना है, किस डिपार्टमेंट करना है, स्टोर नेम आएगा, डिपार्टमेंट आएगा, ठीक है, यूनिक नेम, सीरियल नेम ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा, सीरियल नेम आपको सेलेक्ट करना होगा, यूनिक नेम सेलेक्ट हो जाएगा और सबमिट करना है। बस ट्रांसफर के केस में इतना फैसिलिटी हुई कि जो स्टॉक ट्रांसफर हुआ है उसको आगे फॉरवर्ड इशू हो सके। अगर आपने डायरेक्ट डिपार्टमेंट को इशू करना है तो इशू पे जाकर के एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी आपको सेलेक्ट करना है और डिपार्टमेंट को आपको इशू कर देना है। तो जो आइटम आपने इशू किया वो किसी और को आगे इशू नहीं होगा, ट्रांसफर के टाइम इशू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप अगर किसी स्टॉक को स्टॉक नेम से चाहें या सर्च करना चाहें ये पर्टिकुलर स्टॉक किसको इशू है, तो सर्च इशू इन्वेंट्री में आप जा सकते हैं। यहाँ से आप पूरी डिटेल देख सकते हैं कि किसको किसको सर्च हुआ है, साथ में फिल्टर भी है। अब मान लीजिए कि हमने किसी एम्प्लॉय को पर्टिकुलर आपको देखना है कि किस एम्प्लॉय को कितना स्टॉक सर्च किया है, तो ये सर्च कर लेंगे, ठीक है। इसकी पूरी डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हैं। विवेक जी, एक जस्ट जी क्वेश्चन है बेसिकली, जो आपका हाँ ओवरऑल एक स्टैंडर्ड वर्कफ्लो है पूरे इंटायर हाँ का, हाँ कि किस तरह से उसमें बेसिकली एक आइटम कोई प्रोक्योर हुआ उसका पूरे इंटायर वर्कफ्लो एक आपका स्टैंडर्ड क्या है जिसके बेसिस पे आपका सॉफ्टवेयर डेवलप्ड है, वो एक बार आप जस्ट एक बार ब्रीफली बता दीजिएगा कि आपका क्या पहले इन्वेंट्री का एंट्री होगा, बिलिंग का पार्ट है, क्योंकि फाइनेंस भी इसमें इन्वॉल्व होती है, अदर फर्दर जस्ट बिलिंग का जब टाइम होता है तो उसमें उनको होता है कि हमें इन्वेंट्री वाला चाहिए, तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट का ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेशन होगा तो उनको उनके पास इन्वेंट्री का सारा डिटेल ये सारा चीज उनके ड्यूरिंग बिल अप्रूवल ही मिल जाएगा सारा डिटेल। तो वो क्या एक स्टैंडर्ड आपका वर्कफ्लो वर्कफ्लो में सर दोनों वर्कफ्लो है। अगर आप प्रोक्योरमेंट पार्ट से स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, या फिर आपने स्टॉक परचेज कर लिया है, आपके पास बिल नंबर है, उसके बाद से आप इस मॉड्यूल पे आप ओपन करेंगे और सिंपली स्टॉक जैसे रजिस्टर मेंटेन करते हैं वैसे ही आप स्टॉक डिटेल ऐड करना शुरू कर सकते हैं, ठीक है। स्टॉक डिटेल ऐड करने के लिए जो मैंने ऑप्शन बताया 3, उसके थ्रू आप स्टॉक डिटेल ऐड करेंगे, आप डिपार्टमेंट को इशू करेंगे, पर्टिकुलर एम्प्लॉय को इशू करेंगे, या डिपार्टमेंट को आप ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। ये थर्ड एक ऑप्शन तरीका है हो इस, हाँ दूसरा वाला। हाँ, दूसरा वाला सर अभी प्रोक्योरमेंट पार्ट है जो आप परचेज करना है, वो आपको पार्ट जब अवेलेबल हो जाएगा तो उसमें थोड़ा हम आपको और ब्रीफ में बता पाएंगे, क्योंकि वो अच्छा, इंटरलिंकिंग अभी है आपके पास दो अवेलेबल मॉड्यूल नहीं से। है? नहीं, वो अभी डेमो पे अभी टेस्टिंग पर्पज में आया है, बट उसमें भी मैनेजमेंट चल प्रोक्योरमेंट रहा वाला अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन लेट सपोज अगर अभी फाइनेंस वाले जैसे मांग रहे हैं कि बिल ड्यूरिंग बिल आपका जो बिल मैनेजमेंट सिस्टम है ना, बिल ट्रैकिंग वाला, तो उसमें क्या है। इसमें उस इसका क्या पार्ट होता है बेसिकली, मॉड्यूल क्योंकि वहां इंटरलिंक है, पे हाँ बेसिकली बिल्कुल आपने लिंक। हाँ हाँ, वो मॉड्यूल सर इसमें आपस में इंटरलिंक है। मैं एक एक सेकंड दे दें, हो सकता है वो टीम अवेलेबल है तो मैं आपको उस टीम को भी जोड़ लेता हूँ, वो भी आपको ब्रीफ कर देती है इसके बारे में, ठीक है। एक बार इसमें वो पूछ लीजिए, एग्जिस्टिंग स्टॉक जो है इन्वेंट्री उसको जो ऐड करना है, मतलब वो ये तो तो बल्क में ही होगा। हाँ बल्क में होगा, लेकिन एक बार ऑप्शन थोड़ा एक्सप्लोर कर लेते हैं ना, कुछ ऐसा समझ में ना आए मान लीजिए।
हाँ तो वो एक तो इनसे फॉर्मेट ले लेंगे, फॉर्मेट ले फॉर्मेट लेंगे। मिल जाता है, जैसे पहले सब क्लिक करेंगे तुरंत आ जाएगा, हम्म। लेकिन उसमें ये ऐसा तो नहीं है कोई सारी एंट्रीज मैंडेटरी हैं या कुछ ऑप्शनल हैं, इस टाइप में रहता है ना कई सारी एक्सेल फाइल्स एक्सपोर्ट में। करेंगे तो उसी में इनका अलग मोस्टली एक्सेल में ही मेंशन रहता है कौन सा अच्छा। मैंडेटरी फील्ड और कौन सा। दूसरा जैसे मान लीजिए हम आज की डेट से इशू कर या एक महीने बाद से इसको हम स्टार्ट कर देते हैं, तो फिर उसके बाद पुराना ऐड करेंगे तो इससे कोई दिक्कत? नहीं, होना तो नहीं चाहिए विवेक जी। अगर मान लीजिए लेट सपोज, क्योंकि हम पहले ये सोच रहे हैं कि अभी करंट जो एग्जिस्टिंग होगा या ऑन गोइंग होगा वो वाला पहले करें, फिर फर्दर ओल्ड वाला इन्वेंट्री सारा स्लोली स्लोली ओल्ड इन्वेंट्री भी ऐड करें, तो उसमें कोई इशू तो नहीं है हाँ राइट? जो जितने बैक नहीं डेट सर, वाले कोई कोई इशूड हैं वो भी हो जाएंगे राइट? कोई भी इशू नहीं है, बैकडेट वाले भी हो जाएंगे। अभी जो आप प्रोक्योरमेंट के लिए कर रहे थे वो काजल मैडम है, काजल अभी लंच पे गई है, हाँ पता है। तो वो आपके साथ अलग सेशन रहेगा। जो अभी सर का क्वेरी था एग्जिस्टिंग वाला कैसे ऐड करेंगे, वो आपको हाँ। यहाँ से ऐड करने का जो ऑप्शन है स्टॉक डिटेल पे, एक्सेल शीट आप यहाँ डाउनलोड करेंगे। ठीक है, एक तो आपने ऐड करना है इंडिविजुअल, वो रिकॉर्ड कर सकते हैं। एक्सेल शीट आप डाउनलोड फॉर्मेट करेंगे, ये आपको फॉर्मेट मिल जाएगा। आपने उसमें वेंडर के नेम ऑलरेडी ऐड कर रखे होंगे, ठीक है सर, यही मैंडेटरी है उसमें। और जो जो एंट्री आपने 1 बाय 1 एंट्री की थी ना, वो एक्सेल में है। रेड वाले फील्ड थोड़ा मैंडेटरी है, परचेज ऑर्डर नंबर, बिल डेट, वेंडर नेम, वेंडर आईडी, ये आपको ऐड करने हैं। और इस पूरा स्टॉक आपको अपलोड करना है। बस अपलोड करते समय ध्यान ये रखना है सर कि आपको वो चीज, जैसे मान लीजिए कि आपने कभी पिछला किसी बिल पे, किसी प्रोक्योरमेंट ऑर्डर पे, किसी बिल पे 10 लैपटॉप ऐड किए, तो 10 के 10 लैपटॉप की डिटेल आपको अपलोड करनी है। ये नहीं करना है कि 10 में से जो रिमेनिंग बचे हुए हैं वही अपलोड करना है। कोई ओपनिंग बैलेंस अपलोड नहीं करना है, टोटल बिल पे जो इन्फॉर्मेशन है वो अपलोड हो जाएगी। ठीक है, हो गया है वो भी हो रहा है। मतलब इंटायर उसके बिल बाद का बिल ऐड होगा, उसके बाद हम हाँ, लोग देखा जाएगा कि क्या है, किसको इशूड है, नहीं है, या अवेलेबल है नहीं है यस वो। यस, फिर बैक डेट में आप इशू कर देंगे, फिर बैक डेट में आप इशू कर देंगे उसे। ठीक है सर, इशू हो जाएगा। हाँ बैक डेट में इशू तो हो ही हाँ बैक जाएगा डेट है। में इशू हो जाएगा, बैक डेट में इशू हो इशू जाता है वाला सर। जो है, जैसे आपने बताया ना, हम ऐड तो चलिए कर देंगे मान लीजिए किसी तरह से डिटेल वगैरह पूरा इकट्ठा करके बल्क में, हम्म लेकिन इश्यूड वाले में बैक डेट में मान लीजिए जो है इश्यूड भी बल्क में अपलोड हो सकता है क्या? मतलब एक एक एंट्री पे नहीं अगर हम जाके देखें हैं? बल्क इशू भी हो इशू सकता सर है क्या बल्क विवेक? में नहीं, बल्क इशू आइटम वाइज जैसे मैंने दिखाया था वो तो कर सकते हैं स्टॉक अपलोड होने के बाद बल्क। लेकिन जैसे मान लीजिए कि आपके 100 बिल हैं, तो 100 बिल का कहाँ कहाँ इशू करना है उसका एक्सेल शीट नहीं है सर, अलग अलग, वो भी आपको भरने में बहुत ही टाइम लगेगा। अब जैसे उसमें मान नहीं लीजिए सर, कि इसमें तो टाइम लगेगा, लेकिन हम्म, एक एक एंट्री पे जैसे मान लीजिए हमने बल्क अपलोड कर दिया, 100 कर दिया, 100 हमको दिखने लगा, फिर उस पे हम्म। हम जा करके इश्यूड जब उस पे दिखाएंगे बैक डेट में भी, तो हमको एक एक 100 पे एक एक करके जाना पड़ेगा ना। हाँ बैक डेट में करना है इसलिए जाना पड़ेगा सर। अगर मान लीजिए मैं एक्सेल भी देता हूँ उसका, तो भी आपको हर कॉलम में पूरी इंफॉर्मेशन भरनी होगी। जो इशू करते समय आपने पूरा डिटेल देखा है ना, किस एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को, किस यूजर को, कितना क्वांटिटी, किस डेट में क्या किया, उसमें भी, उस एक्सेल बनाने में भी बहुत टाइम लगेगा सर। और वो उसका थोड़ा कॉम्प्लेक्स है इसलिए हमने अभी वो नहीं दिया हुआ। तो इशू आपको इंडिविजुअल जाना पड़ेगा। चलिए ठीक। पुराना ठीक बिल है, और स्टॉक आप जब स्टॉक जो स्टॉक आप अपलोड करें बल्क में पुराना वाला, तो उसको आप एक साथ भी अपलोड कर सकते हैं। आप कोशिश करें कि पहले नॉन कंज्यूमेबल का बना लें, जो जो आपके पास पड़े हुए हैं एसेट्स अभी, और उसके बाद कंज्यूमेबल का बना लें। ऐसे ऐसे करके पार्ट वाइज अपलोड करते जाए, पार्ट वाइज इशू करते जाए। हालांकि वो एक साथ सब हो सकता है अपलोड, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है सिस्टम पे। ओके, एक एक जस्ट बेसिक क्वेश्चन है, कंज्यूमर नॉन कंज्यूमर तो डिफाइन फाइनेंस डिपार्टमेंट नहीं करता है ना, अदर देन जो गवर्नमेंट रूल्स है उसके अलावा? नहीं नहीं, वो तो आप लोग के ऊपर है सर, हमारा तो सिस्टम रिस्ट्रिक्ट नहीं करता। आप जो भी डिफाइन कर सकते हैं। कंज्यूमर नॉन कंज्यूमर दो टाइप तो फिक्स है सर, इसके अलावा तीसरा नहीं कर सकते। तुम क्या बोल रहे थे? सर ये बोला जैसे पुरानी बिल्स हैं जिसमें परचेज ऑर्डर ऐड नहीं होता, सिर्फ जेम का इनवॉइस ऐड होता था, और सामान क्या है कितने आए बस उसका प्राइस। जैसे इसमें जेम डिप्रिसिएशन भी है। नहीं, इसमें कोई डिप्रिशिएशन वाला भी कॉन्सेप्ट है क्या जो यूजुअली होता है? सर वो प्रोक्योरमेंट वाले पार्ट में डेप्रिसिएशन वाला जो वो अंडर फीचर है ना, क्योंकि वो हाँ हाँ जी। तो एक ना विवेक जी, एक तो नेक्स्ट अनदर मीटिंग भी आप अरेंज कर ही दीजिए,
अभी मैं बोल दे रहा आपको, जब भी आपको करना है जितना जल्दी करवा सकते हैं आप एक बार नेक्स्ट मीटिंग अरेंज कर दीजिए कि मीनवाइल थोड़ा सा ट्रायल भी कर लेते हैं। आप एक दिन का के बाद ही कर लीजिए, सेम डे नहीं करना, 1-2 दिन के बाद ही कर लीजिए नेक्स्ट मीटिंग अरेंज, जिसमें आपका वो दोनों का एक तो उस मीटिंग में आप एक काम करेंगे सर, एक बिल रखिएगा कंज्यूमर नॉन कंज्यूमर का, और ताकि स्टॉक ऐड हो जाए। और दूसरा जो प्रोक्योरमेंट टीम से एक बार मुझे बात करनी पड़ेगी कि अवेलेबिलिटी उनकी, उसके अकॉर्डिंग हम मीटिंग रख लेंगे, जो भी पॉसिबिलिटी होगी इधर 1-2-3 वो दिन साथ के में बीच। बिल ट्रैकिंग के साथ क्या लिंकिंग है उसके लिए भी कर लीजिएगा। हाँ, वो मैं रखूंगा। ठीक है, तो 1-2 दिन में ही कर लीजिएगा, ज्यादा लंबा भी मत खींचिएगा इसको। उसमें फॉर्मेट में क्या था, डेप्रिसिएशन सर, फॉर्मेट में परचेस ऑर्डर का एक लिस्ट है, मतलब कॉलम में। हाँ लेकिन जो पहले परचेस ऑर्डर सर उसमें ऐड नहीं होते थे, मतलब हमारे सर एक बार एक्सेल का जो भी फॉर्मेट बल्क अपलोड का था, एक बार उसको खोल लीजिए प्लीज, ये डाउट है कुछ हमारे यहाँ। सर आपके वहाँ पे, अच्छा, जो डेमो पोर्टल है सर, या आपका पोर्टल पे एक बार लॉगिन देंगे तो ये वहाँ भी डाउनलोड हो जाएगा सर। और यहाँ पे मैं बता देता आपको पूरा पाथ ही कैसे डाउनलोड हो जाएगा, जिससे कि अपलोड करने में भी इजी हो। जैसे यहाँ पे आप गए, ठीक है, ये आपका पूरा एक्सेल है सर। परचेज ऑर्डर नंबर, बिल डेट, वेंडर नेम, वेंडर आईडी, परचेज थ्रू जिम बिल नंबर, कैटेगरी, विवेक जी, कैटेगरी बेसिकली टाइप कुछ जी। ये क्वेश्चन ये है बेसिकली कि कुछ जो आपके हो सकते हैं एक्सेल में कुछ मैंडेटरी फील्ड्स हैं, वो अगर हमारे पास इसका डेटा नहीं है, क्योंकि ये सारे पहले से प्रोक्योर्ड हैं, हो सकता है बहुत सारे डेटा हमारे पास अवेलेबल नहीं हो, वो प्रोबेबिलिटी भी है, चांसेस हैं कि वो नहीं होंगे। तो उन सिनेरियो में हम कैसे मेंटेन करें उसको, एन ए कर दें, क्या करें? नहीं सर, NA आप, वो तो अब आपके ऊपर है कि उसका डिटेल आप क्या डालते हैं, लेकिन जो हमारी फील्ड मैंडेटरी है वो तो सर डालना पड़ेगा सर। वेंडर वाला ही सबसे बड़ा क्वांटिटी ये सब एग्जांपल तो है। अलग चीज है, लेकिन जैसे मान लीजिए कोई ऑर्डर नंबर हो गया या फिर कुछ और चीज हो गया, परचेज ऑर्डर नंबर हो गया, ये सारी चीजें अगर एग्जैक्टली नहीं है हमारे पास, ठीक है, डिप्रिसिएशन रेट या डिप्रिसिएशन वाला तो आप बोल रहे हो नहीं, कॉन्सेप्ट है ही नहीं डिप्रिशिएशन तो मैंडेटरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, वो मैंडेटरी नहीं है। परचेज ऑर्डर नंबर जो आपका है मैंडेटरी है ना, अगर मान लीजिए परचेज ऑर्डर नंबर नहीं है तो सर जैसे मान लीजिए कि कभी आप आज से 2-4-10 साल बाद परचेज ऑर्डर नंबर पे रिपोर्ट फेच करेंगे, तो वो रिपोर्ट नहीं आएगी। आप जैसे कोई आपने एक बना लिया परचेज ऑर्डर नंबर नॉट अवेलेबल परचेज ऑर्डर नंबर, तो आप वो डाल दें। बट जैसे वो हमारे मैंडेटरी फील्ड होने का मतलब ये है कि वो फील्ड होती ही होती है। अब वो बाई मैं बाई समझ गया चांस आपकी आपके पास मैंडेटरी, नहीं है। इनका क्वेरी हाँ है कि ये हैंडल कैसे करें, क्योंकि देखिए हमारे पास हाँ, स्टॉक तो सारे एसेट्स हैं, फोल्डर हैं, तो वो हैंडल करने के लिए कि मतलब ऐसा ना हो कि हम लोग उसमें एनए या कुछ और डालें और वो एक्सेप्ट ही ना करे, नहीं नहीं नहीं, क्योंकि हम ऐसा लोग नहीं है उसको सर, आप अलग उसमें वे में डाल सकते हैंडल करना ही पड़ेगा हमारे को, और कोई ऑप्शन है हैं। नहीं नहीं नहीं, हमारे बिल्कुल पास। आप डाल सकते हैं, उसमें डाल सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग उसमें बिल परचेज ऑर्डर नंबर, बिल नंबर डाल सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच विवेक जी, और कोई करिए इसका। हाँ, तो एक और जैसे अनदर मीटिंग अरेंज कर। हाँ, मैं नोट कर लेता हूँ सर, वो मैं करा देता हूँ थोड़ा जल्दी प्योरमेट से कराइएगा। लेकर। हाँ, मैं कोशिश करूंगा सर। ठीक सर। चलिए, थैंक यू सो मच विवेक जी। ओके सर, थैंक यू। इसका रिकॉर्डिंग मेरे को एक बार सेंड कर दीजिएगा।